हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटअप। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ हाइड्रोलॉजी। ठीक है कि हम हाइड्रोलॉजी का जितना भी मेरा सिलेबस है इस वीडियो में, जो 1 से 1.5 घंटे का मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, और जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको मैं डिस्कस करूं। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी प्रकार का मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो का मेरा जो मेन पर्पस है वो है आपका क्विक रिवीजन। ठीक है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पहले आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपका जितना भी सिलेबस है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी का, वो आपका कवर हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे इस चैनल गेटअप को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम देखना चाहेंगे कि हमारा इसका गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में वेटेज क्या है। ठीक है, क्योंकि वेटेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको वेटेज से ये पता चलता है कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है। ठीक है, देखिए, अगर हम गेट की बात करते हैं तो हाइड्रोलॉजी से गेट में 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलॉजी का वेटेज अच्छा खासा है, और हाइड्रोलॉजी से जो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसका जो पॉसिबिलिटी होता है वो क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे इंपेरिकल फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम अगर वो फॉर्मूला अगर हमको याद है तो हम मोस्टली ज्यादा से ज्यादा हमारा चांसेस होता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, छूटेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में यहाँ करीब 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा थ्योरेटिकल हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको थ्योरी भी समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे थ्योरेटिकल पोर्शन है जहां से क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि गेट जो हमारा एग्जाम होता है वो मोस्टली न्यूमेरिकल अप्रोच पे बेस्ड होता है, जबकि मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज है वो हमारा थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए, हमारा इसमें अगर हम मेंस की बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो अराउंड यहाँ से 20 से 25 मार्क्स के कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलॉजी हमारा एक अच्छा खासा वेटेज कंटेन करता है। ठीक है, तो आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अब हमको हाइड्रोलॉजी में पढ़ना क्या है। जनरली हमको हाइड्रोलॉजी में पढ़ना है हमारा साइंस ऑफ वाटर। ठीक है, कि वाटर का मेरा कैसे अकरेंस होता है, ठीक है, कैसे मूवमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके ऊपर पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन। देखिए, प्रेसिपिटेशन होता क्या है। ठीक है, ऑल फॉर्म ऑफ वाटर दैट रीच ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम एटमोस्फेयर, कि वाटर के वैसे फॉर्म जो एटमोस्फेयर से हमारा अर्थ सरफेस में क्या करेंगे, पहुंचेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। यानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो स्नो हो सकता है, ड्रिजल हो सकता है, ग्लेज हो सकता है, हेल हो सकता है, ठीक है, रेन हो सकता है। अब देखिए, इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्योंकि एग्जाम में आपको वेरियस फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं कि हमारा सबसे पहला इसमें जो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो है मेरा रेन। ठीक है, रेन का जो साइज होता है, डायमीटर ऑफ द ड्रॉप, वो होता है 0.5 मिलीमीटर टू लेके 6 मिलीमीटर तक, है ना। अब इसमें से देखिए, ये है मेरा रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइप्स ऑफ रेन। अगर मेरा रेनफॉल इंटेंसिटी 2.5 मिलीमीटर पर आवर है तो हम उसको बोलेंगे लाइट रेन। ठीक है, अगर मेरा रेनफॉल इंटेंसिटी बिटवीन 2.5 टू 7.5 मिलीमीटर पर आवर, देन हम बोलेंगे इसको मॉडरेट रेन, है ना। अगर मेरा रेनफॉल इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन 7.5 मिलीमीटर पर आवर, देन इट इज नोन एज हैवी रेन, है ना। तो ये जो हमारे रेनफॉल इंटेंसिटी के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन को भी बता सकते हैं कि किस टाइप का ये रेन है। ठीक है, लाइट है, मॉडरेट है और हैवी रेन है। ओके, अब देखिए, इफ टोटल रेन इन अ डे इज मोर देन 2.5 मिलीमीटर, देन दैट डे इज नोन एज रेनी डे। अगर वह किसी दिन अगर 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा अगर डेप्थ ऑफ रेनफॉल होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेनी डेज। ओके, अब देखिए, हमारा जो इंडिया में एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होता है वो होता है 120 मिलीमीटर, है ना। एंड हमारा एवरेज प्रेसिपिटेशन होता है वो कितना होता है मेरा 100 मिलीमीटर। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो पूछा जाएगा कि हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपको पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ रेन क्या है ना। अब देखिए, नेक्स्ट टाइप का हमारा जो
है ना, फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन है वो है मेरा स्नो, ठीक है। स्नो होता क्या है, इट कंसिस्ट आइस क्रिस्टल हैविंग एवरेज डेंसिटी ऑफ 0.1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, कि स्नो होता है मेरा आइस क्रिस्टल होता है, ठीक है। अब इसकी जो डेंसिटी होती है वो होता है 0.1 ग्राम पर सीसी, ओके। यहाँ पे जितना ही ज्यादा थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ना लगे कि आपने थ्योरी को बहुत डिटेल वे में आपने कवर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्विक रिवीजन वीडियो है ना। नेक्स्ट आता है मेरा फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्रिजल। व्हेन रेन ड्रॉप साइज लेस देन 0.5 मिलीमीटर एंड इंटेंसिटी ऑफ रेन इज लेस देन 1 मिलीमीटर पर आवर देन इट इज नॉन एज ड्रिजल। ड्रिजल का क्या होता है कि जो मेरा रेनफॉल इंटेंसिटी है वो 1 मिलीमीटर पर आवर एंड जो मेरा साइज ऑफ ड्रॉपलेट होगा वो 0.5 मिलीमीटर से भी कम होगा, है ना। यानी मेरा रेन के ड्रॉपलेट से क्या होगा, कम होगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ड्रिजल बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है मेरा ग्लेज, ठीक है। व्हेन ड्रिजल एंड रेन कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ सॉलिड बॉडी एट फ्रीजिंग टेम्परेचर देन वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम इट्स कोटिंग इट इज नॉन एज ड्रिजल। जब मेरा किसी भी रेन, ठीक है, कोई रेन और ड्रिजल आपस में मिलेंगे और किसी भी सॉलिड सरफेस पे क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे एट कूलिंग टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर में आपस में आके क्या करेंगे, फ्रीज कर जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं ग्लेज, ठीक है। जनरली हमारे जो ग्लेज होता है वो हिमालयाज रीजन में होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हेल, ठीक है। ये होता है इफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स इनटू लम्प्स ऑफ साइज ग्रेटर देन 8 मिलीमीटर देन इट इज नॉन एज हेल, ठीक है। कि हेल देखिए कि मेरा जो आइस लम्प्स का जो साइज है वो अगर 8 मिलीमीटर से अगर ज्यादा होगा तो इसको हम बोलते हैं हेल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कितने टाइप्स के रेनफॉल होते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात किया फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है। अब हमारा सबसे अब बात आता है वहां पे कि मेजरमेंट हम कैसे करेंगे इन रेनफॉल्स का, ठीक है। तो देखिए हमारा जो रेनफॉल का जो मेजरमेंट होता है वो जनरली डेप्थ ऑफ द रेनफॉल के हिसाब से होता है, यानी कितना डेप्थ का वाटर सरफेस पे मेरा आया, ठीक है, यानी मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर, है ना। एंड रेन गेज इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, कि हमारे पास रेन गेजेस होते हैं। रेन गेज क्या होता है, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू से हम ये मेजर करते हैं कि हमारा अर्थ पे कितना बारिश हुआ किस पर्टिकुलर एरिया में, ओके। तो देखिए दो टाइप का हमारा रेन गेज होता है, ठीक है। पहला टाइप का रेन गेज होता है वो होता है मेरा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज एंड दूसरा होता है मेरा रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गेज, ओके। अभी मैं एक एक करके आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कि हमारा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होता है और रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होता है, ओके। अब देखिए कि सबसे पहले कि अब हम रेन गेज जो लगाएंगे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए होना चाहिए रेन गेज मस्ट बी सराउंडेड बाय एन ओपन एरिया ऑफ 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर, है ना। कि अगर सपोज दैट अगर ये मेरा हमको यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं रेन गेज को सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ से क्या करेगा ये जो रेन गेज मेरा यहाँ पे जितने भी बारिश का पानी होगा, ठीक है, वो क्या करेगा यहाँ पे मेजर करेगा। तो हमारा रेन गेज के जो सराउंडिंग जो एरियाज है ना वो हमारा 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर कम से कम हमारा ओपन एरिया होना चाहिए, यानी इतना एरिया के बीच में किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ओके। अदरवाइज हमारा यहाँ पे जो रेनफॉल जो मेजरमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ओके। हमारे यहाँ पे जो सेकेंड क्राइटेरिया है, नो ऑब्जेक्ट शुड बी नियरर टू द इंस्ट्रूमेंट देन 30 मीटर और ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन व्हिच एवर इज मोर, है ना। कि जो भी हम रेन गेज का सेटअप करेंगे, सपोज हम यहाँ पे रेन गेज का सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक मेरा हाइट का कोई एक बिल्डिंग बना हुआ है ना। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि ये जो बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग का हाइट h है और यहाँ इस रेन गेज से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। 30 मीटर और हमारा 2h यानी इस बिल्डिंग का डबल हाइट, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उस वैल्यू को हम लेंगे, यानी इतना डिस्टेंस को हमको क्लियरेंस डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा रेन गेज के सेटअप के लिए, है ना। अगर इस क्राइटेरिया को अगर हम फुलफिल नहीं करेंगे, जो रेनफॉल में मेरा जो रेनफॉल का मेजरमेंट होगा वो काफी ज्यादा गलत हो सकता है, ठीक है। एंड इट इज सर्कुलर बेसल ऑफ 2.7 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 30.5 मीटर हाइट अबव द ग्राउंड, है ना। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 12.7 सेंटीमीटर एंड हमारा 30.5 मीटर का हाइट होता है हमारा जो रेन गेज को हम सेटअप करेंगे, इसकी हाइट होती है, ओके।
अब हम चलिए देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ रेन गेजेज है ना। मैंने आपको बताया दो टाइप के रेन गेज होते हैं, एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, एक होता है मेरा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। तो अपन का देखते हैं कि रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज में हमारे क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, इट मेजर्स बोथ डेप्थ एंड टाइम ऑफ रेनफॉल, कि हम जहाँ पे रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज सेटअप करेंगे वो क्या देगा, डेप्थ के साथ साथ टाइम ऑफ रेनफॉल देगा, कि कितना टाइम के लिए बारिश हुई है ना, डेप्थ के साथ। एंड प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस ग्राफ बिटवीन रेनफॉल एंड टाइम, कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे है ना, जो भी मेरा रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज में डाटा आया है उसके थ्रू, तो वो मेरा कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा रेनफॉल और टाइम का, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट हम इसमें से देखते हैं ओके कि हमारा जो रिकॉर्डिंग टाइप के जो रेनगेज होते हैं, ठीक है, उन रेनगेज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होता है मेरा टिपिंग बकेट टाइप, है ना। तो देखिए टिपिंग बकेट टाइप जो रेनफॉल ये आपका रेनगेज होता है, इट गिव्स इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए, क्योंकि ईएससी जैसे एग्जाम में आपको यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिपिंग बकेट टाइप का रेनफॉल क्या मेजर करता है। 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे, तो आपको याद रखना है इट गिव्स इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ओके, नेक्स्ट है मेरा वेइंग बकेट टाइप, है ना। इसमें होता है इट गिव्स मास कर्व ऑफ रेनफॉल यूज्ड फॉर स्नो मेजरमेंट ऑल्सो। इसमें जो हमारा वेइंग बकेट टाइप का जो रेनगेज देता है वो मास कर्व हमको प्रोवाइड करता है। हम आगे आपको भी मास कर्व भी आपको मैं बताऊंगा, फिर भी आप याद रखिए यहाँ पे कि ये मास कर्व देता है, और हम वेइंग बकेट टाइप से हम स्नो का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आता है मेरा नॉन रिकॉर्डिंग रेनगेज। ठीक है, नॉन रिकॉर्डिंग रेनगेज क्या होता है, इट मेजर्स क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल। केवल ये क्या करेगा, क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल को ही मेजर करेगा, कि कितना डेप्थ ऑफ वाटर उस रेनगेज में आके स्टोर हो गया। ठीक है, उसी को मेजर करेगा। जबकि मेरा रिकॉर्डिंग रेनगेज क्या करता है, डेप्थ के साथ साथ टोटल क्वांटिटी के साथ साथ कितना टाइम के लिए भी जो प्रेसिपिटेशन हुआ है उसके वैल्यू को भी यहाँ पे बताता है। ओके, हमने देख लिया कि कितने टाइप के रेन गेजेज होते हैं और उनके अंदर कितने टाइप के भी रेन गेजेज हम यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन के मेजरमेंट के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रेनगेज नेटवर्क। अब हमने रेनगेज देखा, अब हमको रेनगेज को किस प्रकार से हम किसी भी एरिया में उसको सेटअप करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ आईएएस प्रोविजंस होते हैं, है ना। इस प्रोविजंस को हमको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। देखिए, एक वन रेनगेज फॉर एरिया 520 किलोमीटर इन केस ऑफ प्लेन एरिया। अगर मेरा 520 किलोमीटर स्क्वायर का कोई भी प्लेन एरिया होगा, उसमें हमारा जो कितने रेनगेज सेटअप करेंगे, वन रेनगेज सेटअप करेंगे। ओके, नेक्स्ट, वन रेनगेज रिक्वायर्ड फॉर एरिया बिलो 260 to 390 किलोमीटर स्क्वायर। इन केस ऑफ एलिवेटेड एरिया एवरेज एलिवेशन इज 1000 मीटर। अगर मेरा कोई भी एलिवेटेड एरिया है, ठीक है, उसका जो हमारा एलिवेशन है वो अगर 1000 मीटर है, ठीक है, मीन सी लेवल से, तो और उसका एरिया 260 to 390 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में, इतने एरिया में हम क्या करेंगे, एक रेनगेज का सेटअप करेंगे। ओके, वन रेनगेज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया ऑफ 130 किलोमीटर स्क्वायर इन केस ऑफ हिली एरिया। अगर मेरा हिली एरिया है तो 130 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के बीच में हम क्या करेंगे, एक रेनगेज को हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा टोपोग्राफी चेंज कर रहा है वैसे वैसे हमारा जो एरिया है वो भी हमारा कम हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है एक नोट पॉइंट है, ठीक है, एटलीस्ट 10% ऑफ रेनगेज प्रोवाइडेड शुड बी रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज। अगर हम क्या कर रहे हैं, हमको पता चल गया कि अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर एरिया में 10 रेनगेज लगाने की जरूरत पड़ रही है, उन 10 रेनगेज में से क्या करेंगे, मेरे को मिनिमम, ठीक है, 10% यानी एक रेनगेज हमको रिकॉर्डिंग टाइप का रेनगेज लगाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि रिकॉर्डिंग टाइप का जो रेनगेज होता है, ठीक है, उसके लिए हमको काफी ज्यादा पैसा हमारा खर्च होता है गवर्नमेंट का, इसलिए हम ज्यादा रिकॉर्डिंग टाइप के रेनगेज नहीं लगा सकते हैं, और उसका जो यूज करेंगे, ठीक है, उसके लिए हमको हमेशा पर्टिकुलर टाइम पे उसको चेक करना पड़ता है, ठीक है, यानी मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसलिए हमको क्या मिनिमम 10% हमको रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज लगाना पड़ता है। ओके, अब हमने देख लिया कि रेनगेज को हम किसने एरिया में कितने रेनगेज हम प्रोवाइड करेंगे किस टाइप के एरिया के लिए। अब हमारा बात आता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज, है ना, जिसको हम यहाँ पे n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस टॉपिक को रख लीजिए, 5 स्टार दे दीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चंस और भी 2-3 टॉपिक में आगे अभी आपको बताऊंगा। उन टॉपिक्स में से आपको एक क्वेश्चन आना ही है किसी भी एग्जाम में, गेट हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से देखो। देखिए, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कहने का मतलब है कि किसी भी हमारा पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया में अगर हमको बारिश मेजर करना है तो वहां पे हमको मैक्सिमम, ठीक है, कितना रेन गेज हम प्रोवाइड करेंगे कि वहां पे मेरा अच्छे तरीके से मेरा जो उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा उस एरिया का, है ना। तो देखिए, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज डिपेंड्स ऑन अलाउेबल परसेंटेज एरर, है ना, कि हम क्या करेंगे कि जो हमारा अलाउेबल परसेंटेज का जो एरर हम मान के चलेंगे उस पे हमारा ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर हम किसी भी एरिया में अगर हमको एकदम एग्जैक्ट हमको अगर वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हमको वहां पे क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज लगाना पड़ेगा। यानी वहां पे किसी भी प्रकार का हमारा जो रेनफॉल का मिसिंग डाटा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कम रेन गेज लगा देंगे और हमको वहां से एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा, नहीं। अगर हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे एरर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी अगर हमको एग्जैक्ट डाटा नहीं चाहिए, है ना, तो थोड़ा हम उसमें क्या करेंगे कि जो रेनगेज का नंबर्स होता है उसमें हम थोड़ा सा कम हम कर सकते हैं रेनगेज लगाने में, ठीक है। देखिए, अब हम नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज कैसे निकालते हैं। इफ मोर एरर इज परमिटेड देन लेस नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन आर रिक्वायर्ड, है ना, कि अगर हमको एरर ज्यादा लेना है, यानी मेरे को एकदम एग्जैक्ट मेजर नहीं करना है, तो हम इसमें कम नंबर ऑफ रेनगेज ले सकते हैं। तो हमारा देखिए, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है CV/E का होल स्क्वायर। ओके, CV यहाँ पे है मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड E है मेरा अलाउेबल एरर इन परसेंटेज, है ना। अब देखिए, CV का वैल्यू अब हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो CV का जो वैल्यू होता है वो होता है, ठीक है, सिग्मा डिवाइडेड बाय P बार इंटू 100। और P बार जो होता है यहाँ पे वो होता है मेरा एवरेज प्रिसिपिटेशन, की हमारा टोटल उस कैचमेंट एरिया में जितने भी रेनगेज थे उनमें कितना एवरेज प्रिसिपिटेशन हुआ, यानी P1 प्लस P2 प्लस PM डिवाइडेड बाय M। में यहाँ पे बता रहा है कि मेरा जो किसी भी एक कैचमेंट एरिया में कितना टोटल रेनगेज प्रेजेंट है ना, और हमको निकालना है कि कितना हमको चाहिए ऑप्टिमम, जबकि मेरा यहाँ पे M प्रेजेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको M से डिवाइड किया है। अब देखिए, यहाँ पे बात आती है सिग्मा निकालने का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है √समेशन ऑफ PI माइनस P बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय M-1। अब देखिए, जो वैल्यू है PI माइनस P बार हम कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे P1 माइनस P बार का होल स्क्वायर, P2 माइनस P बार का होल स्क्वायर। ओके, मैंने बताया आपको M क्या है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन, ठीक है, कितने हमारा रेनगेज स्टेशन उस एरिया में लगा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हमको वहां से N का वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है, तब हमको देखना है कि कितना हमको एडिशनल रेनगेज की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें दो केसेस हैं, इफ N इज ग्रेटर देन M, यानी हमको ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज मैंने जो फॉर्मूला से निकाला है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर आ रहा है एग्जिस्टिंग रेनगेज, यानी जितना हम पहले से लगा हुआ था, देन हमारा एडिशनल रेनगेज रिक्वायर्ड कितना, टोटल मेरा ऑप्टिमम N आया, पहले से M है, तो N माइनस M जो बचेगा उतना हमको एडिशनल रेनगेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरा एग्जिस्टिंग रेनगेज जो मैंने अभी रेनगेज जो मैंने पहले से लगा रखा है किसी भी कैचमेंट एरिया में, और हमारा जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज आया उसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, नो एडिशनल रेनगेज इज रिक्वायर्ड। तो हमको यहाँ पे रेनगेज एडिशनल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्टिमम मेरा कम आ रहा है, उस ऑप्टिमम से हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा मेरा पहले से ऑलरेडी रेनगेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एडिशनल नंबर ऑफ रेनगेजेस निकालेंगे और ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज निकालेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज एक्यूरेसी की, हमारा एक्यूरेसी कितना है, ठीक है। तो एक्यूरेसी हमको निकालने के लिए हमारा 100 माइनस जो हमको अलाउेबल एरर जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा यहाँ से निकल सकता है कि कितना हम एक्यूरेट हम मेजर कर रहे हैं, यानी हमको एक्यूरेसी मिल जाएगी यहाँ से। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा। यहां से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, इसको भी 5 स्टार आप लगा लीजिए, है ना। ऑप्टिमम नंबर वाला जो रेनगेज निकालने का था, दूसरा था डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा, कि हमारे क्या है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर 10 रेनगेज लगा हुआ है, ठीक है, 10 रेनगेज में किसी कारण से अगर एक रेनगेज मेरा खराब हो गया, ठीक है, तो यानी उसमें क्या होगा, खराब हो गया, अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसमें हमको रेनफॉल डेप्थ नहीं मिलेगा, यानी वहां पे वो प्रिसिपिटेशन का वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएगा रेनफॉल का। तो उस कंडीशन में हमको एवरेज लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एरिया का। तो हम उसमें कैसे निकालेंगे,
कि जो मेरा मिसिंग जो रेनफॉल डाटा है जो काम नहीं कर रहा है उसमें कितना हो सकता था रेनफॉल, है ना। तो देखिए इन अ कैचमेंट एरिया इफ n नंबर ऑफ स्टेशन इज प्रेजेंट आउट ऑफ विच वन इज इन ऑपरेट यानी x। सपोज ये मेरा कोई कैचमेंट एरिया है, इसमें बहुत सारे रेन गेज लगा हुआ है, ठीक है। रेन गेज 1 2 3 4 5 6 n तक हमको लगा हुआ है। अब इनमें से एक मेरा रेन गेज नहीं पता है, ठीक है, कि उसकी वैल्यू कितनी है उस प्रेसिपिटेशन पे वहां पे, तो उसको हम x मान लिए हैं। n n1 n2 n3 टू nx और nn जो है ये मेरा है नॉर्मल एनुअल रेनफॉल वैल्यू फॉर ऑल स्टेशन। यानी जो मेरा नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डाटा होता है वो होता है पिछले 30 साल का जो एवरेज डाटा होता है, उसको हम नॉर्मल एनुअल रेनफॉल वैल्यू में कंसीडर करते हैं। अब देखिए सारे हमारे जहां पे जो रेन गेजेस लगा था, ठीक है, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग हमको यहाँ से प्रेसिपिटेशन का मेजरमेंट मिला है वो मिला P1 P2 P3 P4, ठीक है, उसी सो ऑन Px एंड Pn। तो हमको यहाँ पे निकालना है कि जो x मेरा स्टेशन था ना, यहाँ पे हमको Px की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, इन ऑपरेट हो गया, यानी ये किसी प्रकार से काम नहीं कर रहा है रेन गेज, है ना। सारे के वैल्यू तो हमको पता है, इसका टोटल जितना है नॉर्मल वैल्यू, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेनफॉल डेटा ऑन ईच स्टेशन, है ना, ये मेरा रेनफॉल डेटा ईच स्टेशन का है। अब इसमें दो हमारे केस होते हैं, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ n1 n2 n3 टू nn बिलोंग्स टू nx माइनस 10% ऑफ nx एंड nx प्लस 10% ऑफ nx, यानी हमको जिस मिसिंग रेनफॉल डाटा निकालना है उस स्टेशन का नॉर्मल जो प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, इंटेंसिटी जो है प्रेसिपिटेशन उसका प्लस माइनस 10% के बीच अगर ये सारे वैल्यू लाई करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देन यूज सिंपल एरिथमेटिक फॉर्मूला, यानी हम सिंपली क्या करेंगे, मीन निकाल देंगे। तो मीन निकालने पे हमको जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा यहाँ पे px का वैल्यू, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो देखते हैं हम नेक्स्ट कौन से फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट केस 2 है, इफ वैल्यू ऑफ n1 n2 टू nn does not belongs to nx plus 10% of nx and nx minus 10% of nx। अगर ये मेरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम इसमें सिंपल एरिथमेटिक मेथड नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए हमको जो मेथड लगाना होगा, ठीक है, वो लगाना होगा px इक्वल टू nx डिवाइडेड बाई n माइनस 1 p1 n1 p2 n2 प्लस सो ऑन pn nn, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जनरली हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इस केस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि एवरेज वाला क्या होता है काफी आसान हो जाता है ना। इसके लिए जनरली ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं डबल मास कर्व, है ना। ये जो डबल मास कर्व है ईएससी में 8 से 10 बार ये पूछ चुका है प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव में, प्रीवियस ईयर में। आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि डबल मास कर्व क्या होता है। इसमें से जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है डबल मास कर्व में कि डबल मास कर्व से क्या चेक करते हैं हम, ठीक है, क्यों हम इसका यूज करते हैं। तो देखिए जो डबल मास कर्व हमारा प्लॉट होता है कम्युलेटिव प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टेशन एक्स, किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन एक्स का जो कम्युलेटिव प्रेसिपिटेशन होगा एंड यहाँ पे मेरा होगा कम्युलेटिव प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टेशन। सपोज हमको क्या कर रहे हैं कि डबल मास कर्व से हम कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल मेजर करते हैं कि हमारा रेनफॉल की कंसिस्टेंसी क्या है ना। तो देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर हर साल क्या कर रहे हैं, मैं रेनफॉल को मेजर कर रहा हूं, तो एक साल में यहाँ हुआ, एक साल में यहाँ हुआ, एक साल में, तो हमको एक कंसिस्टेंसी डाटा मिला। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ ऊपर चला जाता है, ठीक है, और इसका देखिए इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन मेरा इस प्रकार स्ट्रेट होगा, यानी इसकी जो कंसिस्टेंसी जो लाइन होगा ये होगा, जबकि मेरा जो ग्राफ है ये इस प्रकार से क्या कर गया है, डेविएट कर गया है। ओके, तो डेविएट कर गया तब हमको यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी निकालनी पड़ेगी। तो ये जो डेविएटेड लाइन है इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, और इसका यहाँ पे स्लोप देख ले रहे हैं। इस लाइन का जो स्लोप होगा, जो करेक्टेड लाइन का है ना, इसको बोलते हैं करेक्टेड स्लोप ऑफ डबल मास कर्व, जिसको हम एमसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन है, उसको बोलते हैं एक्चुअल स्लोप ऑफ मास कर्व, जिसको हम एमए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्लोप इस लाइन का एमए है और ये मेरा करेक्टेड का स्लोप एमसी है। ओके, तो अब हमको यहाँ पे निकालना है PCX। देखिए ये होता क्या है, PCX इक्वल टू PX इंटू MC माइनस MA, है ना। और
यहाँ पे आप देख सकते हैं MC क्या है, यहाँ पे करेक्टेड स्लोप ऑफ मास कर्व, MA क्या है, एक्चुअल स्लोप ऑफ मास कर्व, एंड PCX हम निकाल क्या रहे हैं, वो निकाल रहे हैं करेक्टेड प्रेसिपिटेशन इन स्टेशन X, यानी किसी प्रकार से एक स्टेशन पे मेरा रेनफॉल इंटेंसिटी प्रॉपरली मेजर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे कंसिस्टेंट डाटा को रखेंगे, उसके लिए हम ये फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब सबसे ज्यादा जो ESC में पूछा गया है तो वो था कि डबल मास कर्व का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो डबल मास कर्व इज यूज्ड फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड, कि मेरा कोई भी जो रेनफॉल डाटा हम ले रहे हैं, ठीक है, जो हम मेजर कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम डबल मास कर्व का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा ESC का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। इस कर्व से भी प्रीवियस ईयर में आप देखो उठा के तो 10 से 15 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि DAD कर्व पे। तो देखिए हम डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व होता क्या है, ठीक है, मैं आपको यहाँ से समझा दूंगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखिए D है मेरा डेप्थ ऑफ रेनफॉल, यानी रेनफॉल की डेप्थ है। A है मेरा एरिया ऑफ कैचमेंट इन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इन किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है मेरा D है मेरा ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, की मेरा रेनफॉल की ड्यूरेशन कितना है। तो उसके लिए हमारा एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है, वो होता है PA इक्वल टू P0 E टू द पावर माइनस K A टू द पावर N, है ना। जहां पे मेरा PA है मैक्सिमम एवरेज डेप्थ, की मेरा मैक्सिमम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितना एवरेज डेप्थ की प्रेसिपिटेशन हो रहा है। P0 है मेरा रेनफॉल डेप्थ एट स्टॉर्म सेंटर, की किसी स्टॉर्म का जो सेंटर होता है वहां पे मेरा कितना रेनफॉल हो रहा है। A है मेरा यहाँ पे कैचमेंट एरिया किलोमीटर स्क्वायर है। K एंड N है यहाँ पे मेरा कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इसके ग्राफ पे पूछा गया है, ठीक है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व पे। तो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व में तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि जो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व किस किस के बीच में प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारा DAD जो कर्व है वो प्लॉट किया जाता है मैक्सिमम एवरेज डेप्थ पे एंड कैचमेंट एरिया पे, है ना। एरिया और डेप्थ के बीच में जो हमको रिलेशन मिलता है रेनफॉल डेप्थ का, उसको हम बोलते हैं डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से मिलता है, ठीक है, कि जो मेरा ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल जितना कम होगा वो नीचे होगा, और जितना हमारा ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल जितना ज्यादा होगा उसका हाइट क्या होगा, ऊपर चलता जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 आवर के लिए ये है मेरा लाइन, यहाँ 4 आवर के लिए ये है, 8 आवर के लिए ये है ना। अब इसमें से जो कुछ टॉपिक है, ठीक है, जैसा कि ड्यूरेशन इंक्रीजेज विथ डेप्थ डिक्रीजेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा डेप्थ इंक्रीज कर रहा है ना, यानी ड्यूरेशन से हम इसकी डेप्थ को मेजर करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी ESC में पूछा गया है एक स्टेटमेंट टाइप में, है ना। तो आप देख सकते हैं ड्यूरेशन इंक्रीजेज विथ डेप्थ इंक्रीजेज, है ना। अगर हम देखिए ड्यूरेशन मेरा इंक्रीज हो रहा है तो इस पे के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा डेप्थ होगा वो ये होगा, ठीक है। बट जबकि हम यहाँ पे अगर हम 4 आवर की बात करते हैं, इसका डेप्थ देखिए ये होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरा ड्यूरेशन बढ़ रहा है इसका मतलब डेप्थ ऑफ रेनफॉल भी मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक यहाँ से कंक्लूजन पॉइंट याद रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एरिया इंक्रीजेज, ठीक है, डेप्थ डिक्रीजेज। जैसे देख सकते हैं कि एरिया क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे देखिए डेप्थ कुछ अलग थी, यहाँ पे कुछ अलग हुआ, यहाँ पे कुछ अलग हुआ, तो यानी डेप्थ भी यहाँ पे घट रहा है। ये भी कॉन्सेप्ट काफी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ESC में इन दोनों पे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ओके। तो ये था डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, है ना। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइटोग्राफ की। हाइटोग्राफ होता है क्या, ठीक है। हाइटोग्राफ होता है द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम, कि किसी भी रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में अगर जो मेरा ग्राफ बनेगा उसको हम बोल देंगे हाइटोग्राफ, ओके। हाइटोग्राफ देखिए हमारा ये हो गया रेनफॉल इंटेंसिटी और यहाँ पे हो गया टाइम हो गया। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो एक, ठीक है, बार के फॉर्म में यहाँ पे बन रहा है। एरिया ऑफ हाइटोग्राफ गिव्स डेप्थ ऑफ रेनफॉल, है ना, कि इनका जो एरिया होगा, अगर हम इस एक पर्टिकुलर इसके एरिया को अगर हम क्या करेंगे, एरिया को मेजर करेंगे तो वो हमको क्या दे देगा, डेप्थ ऑफ रेनफॉल की, कितना यहाँ पे रेनफॉल की डेप्थ हुई, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइटोग्राफ क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ मीन रेनफॉल डेटा, कि हमारा किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर मेरे को प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो सारे कैचमेंट एरिया हैं
उस एरिया में यूनिफॉर्म प्रेसिपिटेशन हुआ, यानी कहीं पे हमारा कम प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कहीं पे ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो अगर हमको पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रेसिपिटेशन हुआ, तो आप एक छोटे पर्टिकुलर एरिया पे हम नहीं बोल सकते कि इस एरिया पे मेरा प्रेसिपिटेशन 100 सेंटीमीटर था, यहाँ पे इतना था। तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में हम क्या करते हैं, एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, कि जो सारे रेन गेज लगे थे उनके हिसाब से हम एक एवरेज फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम मीन रेनफॉल डाटा बोलते हैं, और हम बताएंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतना एवरेज का रेनफॉल डाटा हुआ। ओके, तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, है ना। पहला मेथड है एरिथमेटिक मीन मेथड। ठीक है, हमारा जो एरिथमेटिक मीन मेथड होता है, ठीक है, वो हम केवल रफ के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये मेथड हमारा ये बोलता है कि सारे रेनगेज स्टेशंस थे वहां पे प्रेसिपिटेशन की जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमारा आइडियल केस में हो सकता है। तो देखिए P1, P2, P3 एंड Pn जो है वो है मेरा रेनफॉल वैल्यूज फॉर n स्टेशन, यानी वन स्टेशन पे P1 डेप्थ ऑफ रेनफॉल मेरा मेजर किया, P2 पे दूसरे डेप्थ मतलब रेनगेज पे P2 किया है। इस प्रकार से हमारा सोन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुआ है सारे डिफरेंट टाइप के रेन गेजेस पे। अब हमको इनका एवरेज निकालना है, यानी मीन निकालना है, तो उसको हम निकालेंगे सिंपली P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन Pn डिवाइडेड बाय n, है ना। तो यहाँ पे टोटल हम यहाँ से क्या करेंगे, मीन मिल गया, जबकि ये मेरा केवल रफ वर्क के लिए यूज करते हैं। अब इसमें से जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है मेरा थिसन पॉलीगॉन मेथड। ठीक है, ये मेरा वेटेड एरिया मेथड भी इसको कभी कभी बोला जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है P बार इक्वल टू P1A1 प्लस P2A2 प्लस P3A3 सो ऑन डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 सो A1। अब हमारा देखिए यहाँ पे हमारे सपोज 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे रेनगेज स्टेशन लगा है। तो हमारा यहाँ सबसे बड़ा जो चीज आता है थिसन्स पॉलीगॉन में, उसका हमको बताया कि एरिया हम यहाँ पे कैसे लेंगे, है ना। तो उस एरिया को देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार लेना है कि एक ये रेनगेज स्टेशन था, ये रेनगेज स्टेशन था, ये रेनगेज स्टेशन था, ये रेनगेज स्टेशन था। अब हम क्या करेंगे, ये सारे रेनगेज स्टेशन को एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे। तो इस लाइन से मैंने कनेक्ट कर दिया सारे को, है ना। अब हम क्या करेंगे, सारे जो यहाँ पे लाइन्स हैं इनका हम, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन खींचेंगे। जैसे यहाँ से देखिए मैंने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन खींचा, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन खींचा, तो आप एक पॉइंट पे ये दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक एरिया बन गया, इसको हम नाम दे दिए A1। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, और इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक हमको एरिया यहाँ पे इस प्रकार मिला, है ना। इसी प्रकार से हमको यहाँ पे एक एरिया मिल जाएगा, यहाँ पे एक एरिया मिल जाएगा, है ना। तो इन एरिया का हम यूज करेंगे यहाँ पे थिसन्स पॉलीगॉन में, है ना, इस फॉर्मूले में। तो हमको यहाँ से मीन रेनफॉल डाटा मिलेगा। ओके, इसके बाद हमारा एक मेथड है आइसोहाइटल मेथड। देखिए आइसोहाइटल मेथड क्या होता है, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है। एससी और गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू मेजर मीन रेनफॉल। थिसन्स पॉलीगॉन मेथड दिया था, आइसोहाइटल मेथड दिया था। तो आपको याद रखना है जो आइसोहाइटल मेथड होता है वो बेस्ट मेथड होता है इन सारे मेथड्स में। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे वैल्यू लेंगे। सपोज ये मेरा कैचमेंट एरिया है, यहाँ पे मेरा आइसोहाइट होता है मेरा कंटूर ऑफ सेम रेनफॉल डेप्थ, है ना। ये हमारा जितने भी सेम रेनफॉल डेप्थ होंगे उनका जो लाइन का जो हम ज्वाइन करेंगे, है ना, उसको हम बोल देते हैं आइसोहाइट, है ना। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक कैचमेंट एरिया, यहाँ पे इसका P1 है, आइसोहाइट यहाँ पे P2 है, यहाँ P3 है, यहाँ P4 है, यहाँ पे जो एरिया है A1 A2 A3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो P बार निकालेंगे वो हो जाएगा P1 प्लस P2 बाई 2। यहाँ से देखिए P1 प्लस P2, ना इसको छूटेगा ना ये छूटेगा, यानी दोनों को हम ले लेंगे, इन दोनों का एवरेज डिवाइडेड बाय इनटू एरिया दिस वन। सिमिलरली इसका प्रेसिपिटेशन प्लस इसका प्रेसिपिटेशन का सम, है ना, एवरेज P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 सो ऑन, इस प्रकार डिवाइडेड बाय A1 A2 A3 सारे एरिया को लेके हम क्या करेंगे, आइसोहाइटल मेथड का यूज करेंगे। आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यह बात ये रखना था कि आइसोहाइटल मेथड इज बेस्ट मेथड टू मेजर द मीन रेनफॉल डेटा। ओके, तो ये था मेरा मीन रेनफॉल डेटा निकालने के हमारे मेथड्स। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी तक देख चुके हैं कि हमारा रेनगेज क्या होता है, रेनगेज स्टेशंस क्या होते हैं, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज कैसे निकालते हैं, मिसिंग रेनफॉल डाटा कैसे निकालते हैं, है ना,
मीन एवरेज कैसे निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इवेपोरेशन एंड इट्स मेजरमेंट, कि कोई भी मेरा वाटर बॉडी है, ठीक है, उस वाटर बॉडी में टेम्परेचर के कारण क्या होगा, इवेपोरेशन भी होता है, ठीक है, तो उसका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा, देखिए इवेपोरेशन होता क्या है, जब लिक्विड कन्वर्ट्स हो जाता है वेपर के फॉर्म में, तो इसको हम बोल देते हैं इवेपोरेशन सिंपली, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्यादा लंबा चौड़ा आपको डेफिनेशन में नहीं बताने वाला हूँ, मैं केवल आपको वो पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इवेपोरेशन क्या होता है ना। तो देखिए यहाँ पे जो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो आता है, ठीक है, वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, की इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें जो पहला है वो मेरा वेपर प्रेशर है ना, कि किसी भी एरिया में हमारा वेपर प्रेशर कितना है उस चीज पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये मेरा यहाँ पे होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ES माइनस EA। ओके, एंड हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे मेरा एक कांस्टेंट आएगा ES माइनस EA। ई क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिसको हम मिलीमीटर पर डे में मेजर करेंगे, के है मेरा कांस्टेंट, ठीक है। ES हो गया सेचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ एयर इन mm ऑफ Hg, एंड ये हो गया एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ एयर इन mm ऑफ Hg, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल वेपर प्रेशर एंड ये मेरा सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है मेरा विंड स्पीड, ठीक है। देखिए विंड स्पीड अगर मेरा ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन वर्सेस विंड स्पीड के, ठीक है। विंड स्पीड में क्या होता है, तो हमारा जो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा विंड स्पीड जैसे जैसे बढ़ रहा है, इवेपोरेशन भी बढ़ रहा है। एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, देखिए एक पॉइंट के बाद ये क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है इस ग्राफ का स्लोप। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर विंड वेलोसिटी पे इसकी वैल्यू बढ़ रही है, और इस वेलोसिटी पे जितना वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं WC, यानी क्रिटिकल विंड स्पीड। क्रिटिकल विंड स्पीड ऐसा स्पीड होता है जिस स्पीड के बाद अगर मेरा स्पीड होगा, यानी इस स्पीड से ज्यादा कोई भी स्पीड होगा मेरा रेनफॉल का, यहाँ पे मेरा इवेपोरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेरा जो फैक्टर है वो है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो मेरा इवेपोरेशन कम हो जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ज्यादा यानी इवेपोरेशन कम, यानी ये देखिए अगर ये मेरा कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, इस वाटर बॉडी में अगर ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ज्यादा होगा, तो यहाँ से जो वाटर को वेपर बन के ऊपर उठने में ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, जिसके कारण इवेपोरेशन की वैल्यू कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, है ना, कि किसी भी वाटर में अगर मेरा सोल्यूबल सॉल्ट की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस वाटर में इवेपोरेशन की वैल्यू उतनी कम हो जाती है, ठीक है। सोल्यूबल वाटर डिक्रीजेस इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन इन ओशियन इज 2.3% लेस देन फ्रेश वाटर। जो मेरा ओशियन जो होता है, ठीक है, समुद्र में जो भी मेरा इवेपोरेशन होता है वो 2 to 3% कम होता है एज कंपेरिजन टू फ्रेश वाटर के, ठीक है। यानी जो फ्रेश वाटर में मेरा सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है जिसके कारण इवेपोरेशन ज्यादा होता है, जबकि मेरा जो ओशियन होता है, सी होता है, वहां पे इवेपोरेशन की वैल्यू कम होती है। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल गया फैक्टर्स अफेक्टिंग हमारा इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा इवेपोरेशन को मेजर करने के लिए हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं, है ना। मेथड्स टू मेजर इवेपोरेशन। देखिए मैं यहाँ पे आपको केवल मेथड्स बताऊंगा, और जो मेथड्स का आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं उसी मेथड को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो केवल थ्योरेटिकल हैं, ठीक है, जो कि वहां से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी काफी कम होता है। तो मैं वो सारे अनवांटेड टॉपिक्स को पढ़ा के मैं आपको इस वीडियो को मैं बड़ा करने का मेरा कोई वैसा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। मैं कम से कम टाइम में चाहूंगा कि आप ऑप्टिमम नॉलेज गेन कर पाओ। तो देखिए इसमें हमारा जो मेथड है, पहला है मेरा इवेपोरीमीटर, ओके, नेक्स्ट है मेरा इंपेरिकल मेथड, थर्ड है मेरा एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में 3 टाइप का मेथड है, वाटर बजट मेथड, एनर्जी बजट मेथड एंड मास ट्रांसफर मेथड, है ना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेक इवेपोरेशन। लेक इवेपोरेशन क्या होता है, वो होता है CP इंटू पेन इवेपोरेशन, है ना, कि मेरा किसी भी लेक एरिया है, ठीक है, तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि मेरा जो किसी एक पेन होगा, ठीक है, यानी अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक छोटा सा पेन ले लेते हैं, इसमें पानी भर देते हैं, ठीक है, इसका में जो इवेपोरेशन होगा और एक कोई मेरा बड़ा समंदर होगा या लेक होगा, इन दोनों में इवेपोरेशन की वैल्यू सेम होगी, ऐसा नहीं है। सरफेस एरिया पे भी हमारा इवेपोरेशन डिपेंड करता है ना, जो जिसके लिए इन दोनों के बीच में रिलेशन के लिए हम एक यहाँ पे कोफिशिएंट को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पेन इवेपोरेशन के साथ, CP, है ना।
तो ये होता है सीपी का वैल्यू लिया जाता है 0.6 to 0.84 क्लास ए पेन, है ना। तो क्लास ए पेन की बात करेंगे तो हमको लेना होगा 0.6 to 0.8 और इसका जो एवरेज वैल्यू हमको लेना है वो लेना है 0.7। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है, कि कौन सा पेन है, या फिर आपको दिया रहेगा पेन कोफिशिएंट की वैल्यू, या फिर बोलेगा किस टाइप का पेन है, लिखा रहेगा क्लास ए पेन। दूसरा टाइप का यहाँ पे मेरा है सीपी इक्वल टू 0.6 to 1.14 आईएस पेन, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड पेन में। तो इसका जो एवरेज वैल्यू 0.8 लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बड़े लेक का इवेपोरेशन और हम एक छोटे से पेन का इवेपोरेशन के बीच में रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे देखिए यहाँ पे कुछ एनालिटिकल मेथड्स जो थे हमारा मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, उसको हमें पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से एम्पिरिकल फॉर्मूला में मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। देखिए मेयर्स फॉर्मूला होता क्या है, मेयर्स फॉर्मूला है मेरा E इक्वल टू के इंटू ES माइनस EA डिवाइडेड बाई इंटू 1+V9/16, है ना। पहले हम जब देखे थे वेपर प्रेशन के कारण इवेपोरेशन में क्या चेंजेज आ रहा था, उसमें हमको ये एक्सप्रेशन मिला था। अगर उस एक्सप्रेशन में हम 1+V9 डिवाइडेड बाई 16 कर देंगे तो हम ये बन जाएगा मेयर्स फॉर्मूला, है ना। तो ES यहाँ पे क्या था मेरा सेचुरेटेड वेपर प्रेशर, एंड EA क्या था मेरा एक्चुअल वेपर प्रेशर, और यहाँ पे जो V9 है वो है मेरी वेलोसिटी ऑफ विंड इन किलोमीटर पर आवर एट 9 मीटर एबव फ्रॉम ग्राउंड लेवल। की हम ग्राउंड लेवल है, उस ग्राउंड लेवल से 9 मीटर ऊपर में जाके हमारा रेनफॉल विंड की जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को लेना है, और वो वैल्यू लेना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। क्योंकि जितने भी हम इंपेरिकल फॉर्मूलाज यूज करते हैं, ठीक है, उन इंपेरिकल फॉर्मूलाज में हमको जिस यूनिट में बोला जाएगा उसी यूनिट में हमको सारी वैल्यू को लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला बनता है इंपेरिकल फॉर्मूला, उसमें वही यूनिट को लेके ही डेराइव किया जाए फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो आप अगर क्या करें, यहाँ पे अगर किलोमीटर पर आवर था, अगर आप इसको मीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड में अगर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे तो आपका जो क्वेश्चन की जो वैल्यू आएगी वो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा किसी भी इंपेरिकल फॉर्मूलाज में जो वैल्यू लेना रहता है। ये है मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन जिसको हम मिलीमीटर पर डे में मेजर करते हैं। के है मेरा जो वैल्यू है यहाँ पे कोफिशिएंट का, वो है 0.36 फॉर लार्ज एंड डीप वाटर बॉडी। बहुत बड़ा और डीप लार्ज बॉडी के लिए 0.36 के का वैल्यू लेंगे, एंड के का वैल्यू 0.5 लेंगे फॉर स्मॉल एंड सेलो वाटर बॉडी, है ना। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि किस टाइप का वाटर बॉडी है ना, उसके बेसिस पे हमको यहाँ पे के की वैल्यू को सेलेक्ट करना पड़ता है। ओके, अब हम देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमको क्या है कि अगर हमको कहीं पे किसी क्वेश्चन में V9 का वैल्यू डायरेक्ट नहीं देके रखा है, ठीक है, तो हम उसका वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज ये फार्मूला हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 का पावर 1/7, है ना। हमको हाइट दिया रहेगा, उस कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट पे मेरी वेलोसिटी दी रहेगी। तो उस प्रकार हमको अगर बोलेगा 9 मीटर पे, तो हम H का वैल्यू रख देंगे 9 और वहां से वेलोसिटी को हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम काफी अच्छे प्रकार से यूज करेंगे हमको यहाँ पे V9 की वैल्यू निकालने में, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली V9 का वैल्यू नहीं दिया जाता है। ओके, दिस इज नॉन एज 1/7 पावर लो। इसको हम 1/7 पावर लो बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका पावर 1/7 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि हम इवेपोरेशन को मेजर करने के हमारे पास मेथड्स क्या हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है इवेपो ट्रांसपीरेशन, ठीक है। मैंने देख लिया इवेपोरेशन क्या होता है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर लीव्स द बॉडी ऑफ ए लिविंग प्लांट। कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, किसी भी लिविंग प्लांट से वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है उसके पत्तों के थ्रू से, है ना। इसको हम बोल देते हैं ट्रांसपीरेशन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इवेपो ट्रांसपीरेशन की इवेपो ट्रांसपीरेशन को मेथड कौन कौन से यूज करने के लिए। तो आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। उसके लिए हम दो यहाँ पे यूज करते हैं मेथड, वो है मेरा लाइसीमीटर मेथड, उसके बाद दूसरा यूज करते हैं फील्ड प्लॉट मेथड, है ना, जिससे हम क्या करते हैं इवेपो ट्रांसपीरेशन को मेजर करते हैं। अगर आपको इवेपो ट्रांसपीरेशन डिटेल में पढ़ना है तो मैंने जो शॉर्ट क्विक रिवीजन वीडियोस में बनाया था इरिगेशन इंजीनियरिंग का, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इवेपो ट्रांसपीरेशन इरिगेशन इंजीनियरिंग का टॉपिक है। ओके, अब हम मेरा यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मेरा इनफिल्ट्रेशन। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट गेट के लिए, ठीक है। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल अप्रोच से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ये सब टॉपिक से। देखिए इनफिल्ट्रेशन होता क्या है, ठीक है। अगर हम किसी भी एरिया में हमारी बारिश हो रही है, ठीक है, तो वो बारिश का सारा पानी क्या होता है, रन ऑफ नहीं होता है। रन ऑफ इन द सेंस कि सारा पानी बह नहीं जाता है। सम पार्ट ऑफ वाटर दैट
रीचेस टू द ग्राउंड लेवल, ठीक है, यानी पानी धीरे धीरे क्या होगा, सॉइल पार्टिकल से नीचे चला जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड थ्रू द सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस से नीचे चला जाएगा ग्राउंड में, इसको हम बोल देते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो देखिए, इनफिल्ट्रेशन मेजर करने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे साइंटिस्ट थे हॉर्टन्स, जिन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया, जिसको हम हॉर्टन्स इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हॉर्टन्स इक्वेशन होता है एफ पी इक्वल टू एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी इंटू माइनस के एच इंटू टी। जो एफ पी हम यहाँ पे है, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमको बोलेगा, जैसे 10 मिनट पे हमको कितना निकालना है इनफिल्ट्रेशन, तो वो मेरी एफ पी की वैल्यू हो गई। एफ सी है मेरा फाइनल स्टेडी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट टी इक्वल टू टी सी, एंड एफ नॉट है मेरा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट टाइम इक्वल टू टी। आप इस ग्राफ से इस इक्वेशन को समझो। स्टार्टिंग यहाँ पे मेरा ये इनफिल्ट्रेशन रेट है और यहाँ पे मेरा टाइम है, ठीक है। तो एक मेरा टाइम स्टार्टिंग में जब बारिश होगी तो क्या होगा कि जो भी मेरा वाटर है, ठीक है, वो काफी ज्यादा इनफिल्ट्रेट करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि सॉइल मेरा उस टाइम सेचुरेटेड स्टेज में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर क्या करेगा, बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेट करने लगेगा, ठीक है। एक टाइम धीरे 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 यहाँ पे स्टार्टिंग जो पॉइंट था वहां पे जो इन्फिल्ट्रेशन रेट एफ नॉट था, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेशन जो रेट है वो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है कि ये कांस्टेंट हो जाता है। जिस टाइम पे ये कांस्टेंट हो जाता है उसको हम बोल देते हैं फाइनल स्टेडी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अब हमको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमको निकालने के लिए बोला है, तो जिसकी वैल्यू को हम एफ पी मान के चल रहे हैं, तो इसको हम निकाल देते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है, यहां से हमको निकालना है। इस वैल्यू को क्या करेंगे, सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा यहाँ से इनफिल्ट्रेशन की वैल्यू। ओके, तो आपको यहाँ से हॉर्टन्स इक्वेशन आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाले टॉपिक। हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस, ठीक है, कि इनफिल्ट्रेशन को हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। हॉर्टन्स इक्वेशन से हम इनफिल्ट्रेशन की वैल्यू को निकालना हम सीख गए थे, है ना। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे दो प्रकार के इंडिसेस होते हैं हमारे इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस। पहला होता है डब्ल्यू इंडेक्स। देखिए डब्ल्यू इंडेक्स होता क्या है, एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट ओवर इंटायर पीरियड ऑफ स्टॉर्म, कि जितना टाइम में मेरा बारिश हो रहा है, सपोज 5 घंटा बारिश हुआ, तो उस 5 घंटे में कितना मेरा इनफिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं डब्ल्यू इंडेक्स। यानी डब्ल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू इंडेक्स इक्वल टू टोटल इनफिल्ट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड, कि कितना देर के लिए बारिश हुई और उसमें कितना इनफिल्ट्रेशन हुआ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फाई इंडेक्स का, ठीक है। देखिए फाई इंडेक्स होता क्या है, फाई इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल इनफिल्ट्रेशन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। रेनफॉल एक्सेस कहने का मतलब है कि एक टाइम पे अगर ये मेरा सरफेस है, ठीक है, अब मेरा यहाँ से क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना, तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, सारा पानी क्या चला रहा है, नीचे चला जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि एक टाइम के बाद ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे एक्सेस हो जाएगा, यानी ये पानी रन ऑफ करेगा। अब रन ऑफ करेगा तो इस रन ऑफ के साथ साथ भी जो इनफिल्ट्रेशन होगा ना, इसको हम बोल देते हैं फाई इंडेक्स। ओके, जनरली हमारा जो फाई इंडेक्स होता है विच इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इंडेक्स, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे रेनफॉल एक्सेस का जिक्र हो रहा है, ठीक है, कि वैसा रेनफॉल एक्सेस जहां पे मतलब मेरा रन ऑफ प्रोड्यूस होता है और जो इनफिल्ट्रेशन होगा जितने टाइम के लिए, उसको हम फाई इंडेक्स बोलेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोलॉजी का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में हम क्या करेंगे कि किसी भी स्ट्रीम में जो वेलोसिटी है उस स्ट्रीम का, उसको फाइंड आउट करेंगे और हम यहाँ पे डिस्चार्ज का मेजरमेंट करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी की। वेलोसिटी का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी का मेजरमेंट हम दो प्रकार से करते हैं फ्लोट्स से, दूसरा करते हैं करंट मीटर से। फ्लोट्स में हम क्या करते हैं कि कोई भी स्ट्रीम होता है, उस स्ट्रीम में क्या करते हैं, सपोज हमको एक छोटा सा बोट हम छोड़ देते हैं, ठीक है। वो बोट क्या करेगा, फ्लोट करेगा किसके साथ, अगर ये मेरा रिवर है, इस रिवर में हम क्या करें, एक बोट को छोड़ दिए, तो यहाँ पे जिस वेलोसिटी के साथ वाटर फ्लो करेगा ना, उसी वेलोसिटी के साथ ये क्या होगा, मेरा बोट भी फ्लोट करेगा। तो सपोज हम इस पोर्शन पे मान लेते हैं, एक टाइम मेजर कर लेते हैं t इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू t पे देखेंगे कि बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज ये बोट यहाँ था, पानी के वेलोसिटी के कारण बोट बह के यहाँ चला आएगा,
कितना डिस्टेंस सपोज ये L डिस्टेंस कवर किया है। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है इस स्ट्रीम का वो कितना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा L/T। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया वोट L किया, कितने टाइम में किया T टाइम में किया, तो ये मेरा हो जाएगा VS यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, जिसको हम मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा करंट मीटर। देखिए करंट मीटर एक मेरा डिवाइस होता है, ठीक है, इसमें हमारा एक रोटेटिंग आर्म्स लगा होता है, यानी अगर मेरा उसको रोटेटिंग आर्म्स को क्या करते हैं हम पानी में डुबो देते हैं। पानी में डुबो देने से क्या होता है कि जो वाटर का जो करंट होता है उस वाटर के करंट के कारण यहाँ पे उसमें जो लगा होता है ये मेरा रोटेटिंग आर्म्स होते हैं, ठीक है, वो रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो वो क्या करता है उस रोटेशन के थ्रू से हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, जबकि मेरा यहाँ पे जो फ्लोट मेथड है वो है मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, यानी पे यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट वेलोसिटी को नहीं बता पाता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होगा जो वोट होगा, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम पे एक जगह से दूसरे जगह पहुंच ही जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ प्रकार के हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस भी आ सकते हैं जो कि हमारा स्ट्रीम का मेजरमेंट सही प्रकार से नहीं होगा, तो हम करंट मीटर यूज करते हैं। लेट वी बी वेलोसिटी एट एनी डेप्थ, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ में क्या कर रहे हैं, मेरा इस प्रकार का एक सपोज एक डिवाइस है, इसमें लगा हुआ रोटेटिंग आर्म, ये मेरा पानी है, इसको हम यहाँ पे डाल दिए, तो यहाँ पे क्या होगा पानी धक्का मारेगा इसको, तो इसका जो रोटेटिंग आर्म क्या होगा ये घूमेगा, है ना। तो हमको एक पर्टिकुलर डेप्थ पे हमको इसकी वैल्यू को मेजर करेंगे, है ना। तो देखिए हमारा जो वेलोसिटी निकालेंगे वो होगा A = NS+B। ये मेरा एक इंपेरिकल इक्वेशन है, इसके थ्रू से हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। NS है मेरा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड की, एक सेकेंड में ये हमारा रोटेटरी आर्म कितना बार रोटेट कर रहा है यहाँ पे। ओके, A एंड B है मेरा करंट कांस्टेंट, है ना, ये मेरा करंट कांस्टेंट हो गया, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, करंट कांस्टेंट की वैल्यू दी रहेगी। उसके बाद हमको वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा करंट मीटर का, है ना, एक सेकेंड में कितना रोटेट कर रहा है। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों में इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस आए हैं, तो इंपॉर्टेंट है ना। डायरेक्ट हम सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ करंट मीटर, मैं ज्यादा आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा। टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर, दूसरा होता है मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट मीटर, है ना। तो जनरली हम किसी भी स्ट्रीम का जो वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं, यानी अगर ये मेरा बारिश ये स्ट्रीम है तो इसका दो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। तो मेरा जो मेन इंटेंशन रहेगा इस हॉरिजॉन्टल के वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल को मेजर करने में। तो आप देखिए अगर ये मेरा कोई एक रिवर है, कोई स्ट्रीम है, ठीक है, इस स्ट्रीम का जो वेलोसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होता है ना। धीरे धीरे यहाँ पे इस पॉइंट पे यानी बेड पे क्या होगा वेलोसिटी उस स्ट्रीम का 0 होगा। जैसे जैसे हम इस बेड से ऊपर की ओर आएंगे मेरा वेलोसिटी जो है, ठीक है, स्ट्रीम का वो बढ़ता जाएगा और फ्री सरफेस पे इसकी जो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, जिसकी वैल्यू VSM होता है। ठीक है, टोटल डेप्थ यहाँ पे स्ट्रीम का डेप्थ y है। ओके, अब हम देखते हैं कि किस डेप्थ पे हमको कौन सी वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स एट 0.05y to 0.15y फ्रॉम द फ्री सरफेस एंड इट इज इक्वल टू 10 to 15% ऑफ सरफेस वेलोसिटी। यानी इसको यहाँ से समझिए, अगर हम 0.5 यहाँ से नीचे अगर हम 0.5 to 0.15 जाएंगे तो हमको एक जो वेलोसिटी मिलेगी, वो जो वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी इस वैल्यू के 10 से 15% के बराबर होता है, नंबर 1। नंबर 2, इन टर्बुलेंट फ्लो मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू 85 to 95% ऑफ सरफेस वेलोसिटी। अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं तो मेरा सरफेस पे मैंने आपको बताया वेलोसिटी VS है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है एवरेज वो होता है 0.85 to 0.95 वेलोसिटी ऑफ सरफेस, है ना। नेक्स्ट है इन स्लो स्ट्रीम मीन वेलोसिटी इज जनरली टेकन एज पॉइंट वेलोसिटी एट 0.6y डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा सरफेस है और टोटल डेप्थ y है, यहाँ से हम क्या करेंगे 0.6y पे आएंगे, नीचे इस डेप्थ पे मेजर करेंगे वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे कितना है, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाता है 0.6 VS, है ना। ये आपका जो वेलोसिटी आएगा V एट 0.6 y डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस, यानी फ्री सरफेस पे जो हमको डेप्थ मिला, ये फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज करेंगे, स्लो स्ट्रीम पे, जिसका डेप्थ कम होगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन डीप स्ट्रीम मीन वेलोसिटी इज टेकन एज
एवरेज ऑफ पॉइंट वेलोसिटी एट 0.2y डेप्थ एंड 0.8y डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हम, ये मेरा फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस पे हम आएंगे 0.2y, फिर हम क्या करेंगे, इसी सरफेस इसी लाइन ऑफ एक्शन पे हम डायरेक्ट फिर आएंगे 0.8y। यहां से यहाँ 0.2y हो गया, यहां से यहाँ 0.8y हो गया। ठीक है, इन दोनों के डेप्थ का सम, इस पे जो वेलोसिटी होगा डिवाइडेड बाय 2, यानी v बार इक्वल टू v 0.2y प्लस v 0.8y डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से जब मेरा डीप स्ट्रीम होगा उसमें हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गेट एंड ईएससी में तो ये फॉर्मूला 4-5 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आपको इसको याद रख लेना है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हमने किसी भी स्ट्रीम का वेलोसिटी निकालना हम देख लिए थे। ठीक है, कि कैसे हम उसमें निकालते हैं और मेरा वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन डेप्थ के साथ क्या होता है। ओके, अब हम देखेंगे मेथड्स टू डिटरमाइन स्ट्रीम डिस्चार्ज, की किसी भी स्ट्रीम का डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो टाइप के मेथड्स हैं। एक मेथड है मेरा डायरेक्ट मेथड, दूसरा है मेरा इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में पहला मेथड आता है मेरा एरिया वेलोसिटी मेथड, दूसरा आता है डाइल्यूशन मेथड, तीसरा आता है मूविंग बोट मेथड, चौथा आता है अल्ट्रासोनिक मेथड, फिफ्थ आता है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। ठीक है, इन मेथड्स के थ्रू से हम क्या करेंगे, किसी भी स्ट्रीम का डिस्चार्ज को फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये मेरा डायरेक्ट मेथड हो गया। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में आता है स्लोप एरिया मेथड और दूसरा आता है मेरा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मेथड। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसा कि नॉच हो गया, वियर हो गया, बैराज हो गया, स्पिलवे हो गया, ये भी क्या करता है, मेरा किसी भी स्ट्रीम का डिस्चार्ज को मेजर करता है। यानी मेरा किसी भी नॉच, वियर, बैराज, स्पिलवे से जो भी डिस्चार्ज निकलेगा साथ में ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू को मेजर करता चला जाएगा। तो हम इस प्रकार से भी क्या करेंगे, किसी भी स्ट्रीम का डिस्चार्ज मेजर करेंगे। ओके, अब चलिए हम यहाँ पे जो सबसे कुछ सारे मेथड्स हमको यहाँ पे पढ़ने नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सारे मेथड्स नहीं पूछते हैं, तो हमारे कुछ पर्टिकुलर मेथड है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं उसी को यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें से देखिए सबसे पहला जो यहाँ मेथड है और जो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है ना, वो है मेरा एरिया वेलोसिटी मेथड। एरिया वेलोसिटी मेथड में हम देखिए करते क्या है, ये मेरा अगर मेरा नदी का साइड है, ठीक है, मैं इसको साइड स्लोप देख रहा हूँ। ठीक है, ये साइड व्यू है। तो इस साइड व्यू में हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे क्या कर रहे हैं, यहां से यहां हम क्या करें, ये एक मेरा छोर हो गया, ये एक मेरा छोर हो गया, है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक गॉज कर देंगे, यानी एक रेंजिंग रॉड लगा देंगे जिसमें डेप्थ लिखा रहेगा। फिर एक दूसरा लगा देंगे यहाँ पे जिसकी डेप्थ y2 है, यहाँ पे लगा देंगे y3 है, यहाँ पे लगा देंगे y4, सोन करके हम yn यहाँ पे गेजिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका विड्थ को मेजर करते चलेंगे कि कितने कितने विड्थ पे हम यहाँ पे गेजिंग किए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी विड्थ W2 है, यहाँ से W3 है, यहाँ से W4 है, ऐसे करके WN मेरी यहाँ पे विड्थ हो गया। ठीक है, एक दूसरे के बीच में, दो रेन गेज के बीच, सॉरी दो मतलब रेंजिंग रोड के बीच में। ठीक है, अब इन दोनों का यहाँ पे एवरेज है W1 बार, इन दोनों का एवरेज है W2 बार, सो ऑन ऐसे करके WN-1 बार हो गया टोटल यहाँ पे जो गॉजिंग किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम गॉजिंग करेंगे उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस है। ठीक है, साइड शुड बी स्टेबल, जो भी मेरा यहाँ पे जो साइड होगा ये स्टेबल होगा, यानी इसका जो साइड स्लोप वगैरह है इस स्ट्रीम का वो चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ, नंबर 1। नंबर 2, द गॉजिंग साइड शुड बी फ्री फ्रॉम द बैक वाटर इफेक्ट, यहाँ पे बैक वाटर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा, ए स्ट्रीम शुड बी वेल डिफाइंड क्रॉस सेक्शनल व्हिच डज नॉट चेंज इन वेरियस सीजन। ठीक है, कि जो भी हम यहाँ पे रेंजिंग किए हैं, ठीक है, गॉजिंग किए हैं डेप्थ मेजर करने के लिए, वो क्या होना चाहिए, उसका जो क्रॉस सेक्शनल है, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन है इस स्ट्रीम का वो चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो फिक्स होना चाहिए, तभी हम ये मेथड मेरा यूजफुल है, एरिया वेलोसिटी मेथड। एंड एरिया वेलोसिटी जो मेथड है उसको हम जनरली यूज करते हैं कम चौड़ा। ठीक है, यानी बहुत हमारा विड्थ बहुत ज्यादा किसी भी स्ट्रीम का ज्यादा होगा तो हम इस मेथड को प्रीफर नहीं करेंगे। वो रीजन ये है कि हम उतने डेप्थ पे, उतने विड्थ पे हम क्या करेंगे, हर जगह पे गॉजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए काफी अनइकोनॉमिकल और काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब हमने इतना क्या किया, यहाँ पे गॉजिंग इस प्रकार से हम कर लिए। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि हमको यहाँ पे देखिए वेलोसिटी निकालनी है, इस पे, इस गॉजिंग पे वेलोसिटी हमको निकालना है कितना पे, एट 0.6y, यानी इस डिस्टेंस से 0.6y पे जाएंगे तो मेरी वेलोसिटी कितना v1 है,
फिर यहाँ पे आएंगे तो मेरी वेलोसिटी v2 है। इस प्रकार से जितने भी हमारे गेज किए गए हैं उन पे 0.6 y डेप्थ नीचे जाके उसकी जितने भी वेलोसिटीज है सबको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब हमको क्या करना है, अफेक्टिव विड्थ ऑफ फर्स्ट सेगमेंट हमको निकालना है। देखिए अफेक्टिव विड्थ ऑफ फर्स्ट सेगमेंट निकालेंगे कैसे, W1 यानी हमारा W1 प्लस W2 का एवरेज प्लस W2 डिवाइडेड बाई 2 है ना, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2W1। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अफेक्टिव विड्थ निकाल लेंगे जो हम रेन गेजिंग किए हैं यहाँ पे, सॉरी आई मीन गॉज करके रखे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा अफेक्टिव विड्थ ऑफ लास्ट सेगमेंट, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक मैं वैल्यू को बता रहा हूँ, बाकी वैल्यू को आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूला को आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे WN-1 इन लास्ट विड्थ सेगमेंट का निकालना है, WN प्लस इस WN, ठीक है, प्लस WN इससे जो पहले आएगा WN-1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2WN। यहाँ से मेरा हो गया लास्ट विड्थ ऑफ लास्ट सेगमेंट। अब हमको यहाँ से विड्थ मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज को मेजर करेंगे। अब देखिए डिस्चार्ज थ्रू ईच सेगमेंट, अगर हमको सारे सेगमेंट में डिस्चार्ज अगर हमको निकालनी है, ठीक है, तो हर सेगमेंट का हमको पता चल गया, W1 का वैल्यू पता ही है, Y1 Y2 का भी वैल्यू हमको पता है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी भी हम निकालनी है 0.6 y डेप्थ जाके, ठीक है, हर सेगमेंट का। अब हमको क्या है, अगर मेरा डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है, ठीक है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो जा रहा है यहाँ पे मेरा W1 Y1 V1, उसी प्रकार हमको दूसरा सेगमेंट का डिस्चार्ज हो गया W2 Y2 V2 सोन। हम क्या कर रहे हैं, WN लास्ट हम जो यहाँ पे मेरा सेगमेंट है वहां पे जा रहे हैं, तो वो हो जा रहा है WN बार माइनस YN-1 एंड V बार N-1। तो हमको यहाँ से क्या किया गया, हर सेगमेंट का हमको डिस्चार्ज मिल गया। अब हमको टोटल डिस्चार्ज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सारे डिस्चार्ज को जोड़ देंगे, जिसकी वैल्यू हो गई Q1 Q2 QN प्लस QN-1। ओके, तो इस प्रकार से हम इस मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो ये मेरा हो गया, जब मेरा कोई भी स्ट्रीम होगा जिसकी विड्थ कम होगी तब हम यूज करेंगे। अगर कोई मेरा विड्थ बहुत ज्यादा है किसी भी स्ट्रीम का, तो उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मूविंग बोट मेथड, है ना। तो देखिए इसको हम कैसे यूज करेंगे, फॉर बिग एंड वाइड रिवर एरिया वेलोसिटी मेथड बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग हैज दिस मेथड यूज, है ना। जब मेरा बहुत ज्यादा विड्थ रहेगा किसी भी स्ट्रीम का तभी हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा कैनाल है या फिर कोई मेरा स्ट्रीम है, ठीक है। अब इस स्ट्रीम का मेरा ऊपर से टॉप व्यू हम देख रहे हैं, है ना, टॉप व्यू देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक पर्टिकुलर एरिया में, है ना, डेप्थ मेजर करने के लिए गेज करेंगे, यहाँ पे डेप्थ के लिए गेज करेंगे, यहाँ पे डेप्थ करने के लिए गेज करेंगे। तो इन दोनों के बीच में कितना है, WI+1, और इन दोनों के बीच का जो विड्थ है, दो गेज के बीच में WI। अब उसी प्रकार यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डेप्थ को भी मेजर करते जा रहे हैं। यहाँ पे डेप्थ आ गया YI+1 YI एंड YI-1। ओके, ये मेरा डेप्थ हो गया। अब एक हम पर्टिकुलर यहाँ पे सेक्शन कंसीडर करेंगे। इस पर्टिकुलर सेक्शन पे देखिए जो वेलोसिटी है, ठीक है, बोट का, वो वेलोसिटी बोट इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो इस डायरेक्शन में बोट मेरा मूव कर रहा है, जबकि मेरा फ्लो का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में। तो बोट हमारा यहाँ पे जो फ्लो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा है, तो ये यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, किसके साथ, रिजल्टेंट के साथ, ठीक है। अब हमको यहाँ से डिस्चार्ज निकालना है, तो हम निकालेंगे डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना, Q इक्वल टू AV। तो अब देखिए डिस्चार्ज हमको ith यहाँ पे जो गेज होगा उसके लिए निकालना है, तो वो हो जाएगा YI-1 प्लस YI डिवाइडेड बाई 2, है ना, इंटू VR² T साइन थीटा एंड कॉस थीटा, है ना। देखिए हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, VV है मेरा वेलोसिटी ऑफ बोट, जिसको हम क्या कर रिजॉल्व कर लिए हैं, वो हो गया मेरा VR cos थीटा, है ना। एंड यहाँ पे VF है मेरा फ्लो वेलोसिटी, जिसको हम यहाँ पे रिजॉल्व कर लिए हैं इस VR के साथ, तो इसका वैल्यू हो गया VR साइन थीटा। ओके, एंड यहाँ पे VR मेरा क्या है, रिजल्टेंट। तो ये मेरा हो गया मूविंग बोट मेथड। ओके, तो मेरा यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड है वो है मेरा डाइल्यूशन मेथड, ठीक है। डाइल्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रेसिंग हमारा केमिकल को क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रीम में फ्लो करवा देते हैं, ठीक है, और हमको उसका डिस्चार्ज और उसका कंसंट्रेशन पता होता है, तो उसके थ्रू से हम यहाँ पे मेजर करेंगे डिस्चार्ज। तो देखिए ये मेरा कोई स्ट्रीम है, ठीक है, इस स्ट्रीम की जो नेचुरल डिस्चार्ज है वो है Q0 एंड यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है C0 है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक केमिकल का डिस्चार्ज करवा दे रहे हैं, केमिकल का जिसका कंसंट्रेशन हमको पता है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों आपस में आके मिक्सअप हो जाएगा, तो हम एक
पर्टिकुलर सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं। इस सेक्शन से इस सेक्शन में कितना मेरा यहाँ पे आपस में मिक्स कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 1 इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं मिक्सिंग लेंथ L। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का यहाँ पे मिक्सचर हो जाएगा, तो हमको फाइनली यहाँ से जो डिस्चार्ज निकलेगा वो निकलेगा Q0 प्लस QS। यहाँ से Q0 आया, यहाँ से QS आया, Q0 प्लस QS एंड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा C मिक्स, यानी C1 प्लस C2 इन दोनों का मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है। फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन इनकमिंग मास पर यूनिट टाइम इक्वल टू आउटगोइंग मास पर यूनिट टाइम, यानी यहाँ पे मेरा इस सेक्शन पे ए सेक्शन पे कितना मास एंटर किया और बी सेक्शन 2 पे कितना मास आउट किया, एग्जिट किया, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं Q0 प्लस Q0, Q0 इंटू Q0 प्लस QS इंटू CS इक्वल टू ये डिस्चार्ज हो जाएगा Q0 प्लस QS इंटू C मिक्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से Q निकाल दे रहे हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से। तो Q निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा QS इंटू C मिक्स माइनस CS डिवाइडेड बाय C0 माइनस C मिक्स है, ओके। अब देखिए Q क्या है, Q है डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर, कि वाटर का मेरा जो स्ट्रीम का डिस्चार्ज है। C0 क्या है मेरा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रीम व्हिच मे बी टेकन एज 0, कि स्टार्टिंग में यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन 0 भी हम ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ बोलेगा तो 0 मेजर कर सकते हैं, अगर नहीं बोलेगा, ठीक है, तो आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से डिस्चार्ज निकालेंगे। तब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मिक्सिंग लेंथ। मिक्सिंग लेंथ का भी यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिक्सिंग लेंथ पूछ देता है, ठीक है। देखिए तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोग्राफ, ठीक है। देखिए हमारा हाइड्रोग्राफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम, ठीक है। हम डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोग्राफ, ठीक है। हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमको रन ऑफ जानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम हाइड्रोग्राफ प्लॉट करते हैं वो रन ऑफ का ही हाइड्रोग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे रन ऑफ, है ना। देखिए यहाँ पे रन ऑफ दो टाइप का होता है, एक होता है सरफेस रन ऑफ होता है, दूसरा होता है सब सरफेस रन ऑफ, ठीक है। अगर ये मेरा अर्थ सरफेस है, ठीक है, अगर मेरा यहाँ से क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ओके। ये प्रेसिपिटेशन हुआ तो यहाँ से कुछ पानी क्या हुआ, अंदर चला गया, जिसको हम बोल देते हैं इनफिल्ट्रेशन, और सम पार्ट ऑफ वाटर दैट फ्लोज ओवर द सरफेस, तो इसको हम बोल दिए सब सरफेस और सरफेस रन ऑफ, ठीक है, कि सरफेस पे जो मेरा रन ऑफ मिला उसको सरफेस रन ऑफ। और कुछ पानी क्या होता है कि इनफिल्ट्रेट करके जाके वाटर टेबल में मिलके वाटर टेबल के होते हुए चला जाता है, मेन स्ट्रीम में जाके मिल जाता है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं सब सरफेस रन ऑफ, है ना। अब देखिए यहाँ पे सब सरफेस रन ऑफ का दो टाइप होता है। पहला होता है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, और जिसको हम सीपेज फ्लो भी बोलते हैं। दूसरा होता है मेरा डिलेड फ्लो, जिसको हम बेस फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस फिगर के थ्रू से देखेंगे कि मेरा ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया ये क्या क्या होता है, ठीक है। सपोज ये मेरा अर्थ सरफेस है, यहाँ पे देखिए प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन हुआ तो कुछ पानी क्या हुआ कि हमारा इनफिल्ट्रेट करके यानी सॉइल पार्टिकल के अंदर चला गया, और कुछ पानी हमारा क्या हुआ, सम पार्ट ऑफ वाटर वो क्या कर रहा है, सरफेस पे बहने लगता है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं सरफेस रन ऑफ, ओके। अब देखिए कि यहाँ से वाटर इनफिल्ट्रेट किया, इनफिल्ट्रेट करके ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे होके ये यहाँ पे है मेरा ग्राउंड वाटर टेबल, तो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पे जो रन ऑफ हो रहा है, ठीक है, इस रन ऑफ को बोलते हैं हम सीपेज रन ऑफ, है ना, क्योंकि एक लेयर वाइज लेयर क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे पानी का मूवमेंट हो रहा है, जिसको हम सीपेज फ्लो बोलेंगे। अब देखिए ये जो सीपेज फ्लो होने के बाद जो कुछ वाटर क्या होता है, वाटर टेबल से होते हुए जाके यहाँ पे मेरा जो मेन स्ट्रीम है इसमें जाके मिलता है, इसको बोलते हैं डिलेड फ्लो और बेस फ्लो। देखिए इसको हम डिलेड फ्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेरा जो डिलेड फ्लो होता है ये स्ट्रीम में मिलने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है वाटर टेबल से होने के बाद फिर आके यहाँ पे मिलेगा, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं बेस फ्लो। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट रन ऑफ हमारा होता है सम ऑफ सरफेस रन ऑफ प्लस प्रॉम्प्ट रन ऑफ, ठीक है, यानी सरफेस पे जितना पानी बह गया और जितना पानी मेरा वाटर टेबल में जाके मिल गया उसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट रन ऑफ, है ना। अब देखिए टोटल रन ऑफ होता है डायरेक्ट रन ऑफ प्लस उसमें से अगर मेरा बेस फ्लो को भी अगर ऐड कर देते हैं तो हो जाता है मेरा टोटल रन ऑफ, है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे,
हाइड्रोग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ इज कॉल्ड डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। जो हम डायरेक्ट रन ऑफ पे जो हाइड्रोग्राफ हम प्लॉट करेंगे उसको हम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ग्राफ बोलेंगे। एंड हाइड्रोग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू टोटल रन ऑफ इज कॉल्ड फ्लड हाइड्रोग्राफ। ठीक है, टोटल हमारा रन ऑफ पे बात करेंगे तो फ्लड हाइड्रोग्राफ बनेगा। डायरेक्ट रन ऑफ पे अगर हम हाइड्रोग्राफ की बात करेंगे तो वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, जिसको हम डीआरएच से भी बोलते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ, ठीक है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं बनाया हूं। अगर ये मेरा ये फ्लड हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, अगर हम इस फ्लड हाइड्रोग्राफ में बेस फ्लो को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इससे मेरा जो रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ बनता है वो होता है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर ये मेरा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में अगर हम बेस फ्लो को जोड़ देते हैं तो इससे जो मेरा ग्राफ बनेगा उसको हम बोलेंगे फ्लड हाइड्रोग्राफ। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लड हाइड्रोग्राफ में बेस फ्लो हटाएंगे तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनेगा। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में बेस फ्लो को ऐड कर देंगे तो मेरा फ्लड हाइड्रोग्राफ बन जाएगा। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एलिमेंट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ। ठीक है, कि हमारा फ्लड हाइड्रोग्राफ का एलिमेंट क्या होता है। सपोज दैट ये मेरा एक कोई कैचमेंट एरिया है, मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया को कंसिडर कर रहा हूँ। इस एरिया में क्या हो रही है, बारिश हो रही है। ठीक है, इस एरिया में बारिश हो रही है और यहाँ पे इसका एग्जिट पॉइंट है। ओके, एग्जिट पॉइंट है कि पूरा एरिया में जब बारिश होती है तो क्या होता है कि पानी कहीं से तो निकलेगा ना, वो जितना रन ऑफ हुआ वो, तो यहाँ पे इसको हम एग्जिट पॉइंट बोल दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जिट पॉइंट पे हम यहाँ पे वाटर मीटर लगा देते हैं या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं जो यहाँ पे डिस्चार्ज को मेजर करता है। ठीक है, यानी कितना पानी इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमको निकल रहा है, उस चीज की वैल्यू को दे देता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, स्ट्रीम है। ठीक है, ये मेन स्ट्रीम है, इसमें छोटे छोटे सब स्ट्रीम्स है, यानी इस प्रकार से बारिश का पानी क्या हो रहा है, आके मिल के यहाँ तक हमको पहुंच रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमको रीडिंग मिलते जाता है, ठीक है, यानी हमको डिस्चार्ज मिल रहा है, इस डिस्चार्ज को लेके हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो जिसको हम फ्लड हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, देखिए जब स्टार्टिंग में जब बारिश हुई तो यहाँ का पानी साइड वाला जितना दूर का जो एक्सट्रीम जो बाउंड्री था उसका पानी को यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा, बल्कि जो यहाँ के वाटर थे वो क्या हो रहे थे, तुरंत हमको यहाँ पे डिस्चार्ज मिला। तो ये हमारा यहाँ से ये क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बारिश होने लगेगा तो बारिश होने के साथ साथ ये होने लगेगा कि जो एक्सट्रीम में भी जो बारिश हुई और जो रन ऑफ हुआ वो आपस में आके यहाँ पे मिलने लगेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, धीरे धीरे करके मेरा इस टाइप से मेरा ग्राफ पीक पे पहुंच जाता है। ठीक है, पीक पे पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जितना भी मेरा साइड में जितना भी वाटर था सब आके यहाँ पे हमको मिल गया। ठीक है, अब मेरा इधर इस पोर्शन से कोई वाटर नहीं आ रहा है। ठीक है, केवल जो वाटर था मेरा यहाँ से मिल रहा है। तो ये धीरे धीरे उस प्रकार से क्या करेगा, ये फॉल कर जाएगा इस पीक के बाद, है ना। तो देखिए ये जो मेरा होता है यहाँ से यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट के बीच में, इसको बोलते हैं टीबी। ये होता है बेस पीरियड ऑफ हाइड्रोग्राफ। किसी भी हाइड्रोग्राफ का बेस पीरियड, यानी इतना देर तक यहाँ पे बारिश हो रही थी, इसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। ओके, अब देखिए इस पोर्शन से यहाँ से लेके यहाँ पोर्शन, यानी वही हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच का जो टाइम होता है इसको बोलते हैं टीपीके, जिसको हम बोल देते हैं टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ। क्योंकि देखिए यही टाइम में ना ये ग्राफ क्या हो रहा है, पीक पे पहुंच रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसीलिए इसको ये बोलते हैं। अब देखिए टीएस क्या हो गया, टाइम ऑफ फॉलिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ। यहाँ से यहाँ जो टीएस है, अब यहाँ से यहाँ देखिए ये तो पीक था, पीक से धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, यानी फॉलिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब हमको यहाँ से देखिए, और ये देखिए यहाँ पे जो पानी बचा हुआ है, जो पहले से जो वाटर इसमें था उसको हम बोल रहे हैं बेस फ्लो। ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ पे टीएस निकालना है, तो टीएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टीबी माइनस टीपीके कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमको बेस पीरियड पता रहेगा, ठीक है, टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ पीक डिस्चार्ज भी पता रहेगा, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको यहाँ से टीएस मिल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फ्रॉम फ्लड हाइड्रोग्राफ। अगर हमको कोई फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया रहेगा तो हम उसमें डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से उसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्लड हाइड्रोग्राफ से देखिए ये मेरा क्यू वर्सेस टाइम का हाइड्रोग्राफ है। अब देख सकते हैं इसमें बेस फ्लो है, जिस भी ग्राफ में बेस फ्लो का एडिशन रहेगा उसको हम फ्लड हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। तो ये एक फ्लड हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, देखिए हर एक ऑर्डिनेट में इसका डिस्चार्ज की वैल्यू है Q1, Q2, Q3, इस तरीके से करके Qn तक गया हुआ है ना। तो अब देखिए यहाँ से
अब हम क्या करेंगे, अब हमको इसको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लड हाइड्रोग्राफ में अगर हम बेस फ्लो को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो हमको यहाँ पे उसका DRS मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको DRS में कन्वर्ट किए तो ये Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश सो करके Qn डैश तक हमको मिल गया। ये हो गया डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, है ना। देखिए अब हमको DRS का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, हमको यहाँ का जो कोऑर्डिनेट निकालना है, इस कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस बेस, ठीक है, Q1 माइनस बेस, Q2 माइनस बेस, Q3 माइनस बेस। उसी प्रकार से Q1 डैश हमको निकालना है, Q1 माइनस बी फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ऑर्डिनेट हुआ, ठीक है। Q2 डैश निकालना है तो उसी प्रकार हम यहाँ पे Q2 में बेस फ्लो को घटा देंगे, Q2 माइनस बी। उसी प्रकार से हम लास्ट n ऑर्डिनेट इन लास्ट ऑर्डिनेट के लिए करेंगे तो वो हो जाएगा Qn डैश इक्वल टू Qn माइनस बी। ये हो गया लास्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, लास्ट ऑर्डिनेट हुआ। अब इसमें एक नोट पॉइंट है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इज ऑलवेज जीरो। आप इस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि इसका फर्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट है, ठीक है, ऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है। ओके, तो वो था मेरा फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब हम बात करेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ का, जो सबसे ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस 80 to 90% यहाँ पे हाइड्रोग्राफ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ से। ठीक है, देखिए यूनिट हाइड्रोग्राफ होता क्या है ना। इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूलाज एंड बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है ये। ठीक है, देखिए, इट इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्ट्स इनटू यूनिट डेप्थ एंड रेनफॉल एक्सेस अकरिंग ड्यूरिंग ए स्टॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन डी आवर। ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ मेरा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ डेप्थ एंड रेनफॉल एक्सेस। कि अगर मेरा किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, अगर मेरा यूनिट डेप्थ का वाटर ये कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली वाटर यहाँ पे अकर कर रहा है, ठीक है, डेप्थ है मेरा वाटर का, यानी बारिश हो रही है, तो उससे जो मेरा ग्राफ बनेगा उसको बोलेंगे हम यूनिट हाइड्रोग्राफ, है ना। तो अब देखिए हम फ्लड हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये मेरा फ्लड हाइड्रोग्राफ है। इस फ्लड हाइड्रोग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, बेस फ्लो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको मिल गया डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब हम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में क्या करेंगे, रेनफॉल एक्सेस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ, है ना। तो यहां से हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल गया। तो हम ये भी चीज लिख सकते हैं, DRH इक्वल टू, ओके, रेनफॉल एक्सेस इंटू रेनफॉल एक्सेस इंटू यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, अगर हमको किसी भी ऑर्डिनेट का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया रहेगा तो हम उससे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यूनिट हाइड्रोग्राफ में रेनफॉल एक्सेस से ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पे रेनफॉल एक्सेस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर हमको रेनफॉल एक्सेस निकालना है किसी भी यूनिट हाइड्रोग्राफ का, DRS का अगर हमको डेप्थ निकालना है, कितना हमको यहाँ पे रेनफॉल एक्सेस हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला हो गया 3600 समेशन ऑफ I21 N Q1 डैश इंटू टी सब डिवाइडेड बाय A इंटू 10⁻⁶। ठीक है, यहाँ से भी हम DRS का डेप्थ निकालेंगे, बट आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको काफी सिंप्लीफाई में कर दिया हूँ। अगर हमको एक्सेस रेनफॉल डेप्थ निकालना है तो हम क्या करेंगे, 0.36 इंटू एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, जो एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ है, डिवाइडेड बाय कैचमेंट एरिया। जो कैचमेंट एरिया की वैल्यू होगी वो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 या फिर किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे जो मिलेगा 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा हमको रेनफॉल डेप्थ। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सेस रेनफॉल डेप्थ हम फाइंड आउट करेंगे, है ना, जो कि हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ से डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करने में काम आएगा, और हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ से, ठीक है, हमको निकालना है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो इन दोनों में काम आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कुछ एजम्पशंस। ठीक है, कि यूनिट हाइड्रोग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ एजम्पशंस होते हैं। ठीक है, इसमें जो दो जो एजम्पशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेट ESC में पूछे जा चुके हैं और रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं। पहला हो गया इसमें लीनियर रिस्पॉन्स। लीनियर रिस्पॉन्स कहने का मतलब है कि हमारा दो टाइप के हाइड्रोग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ के एक हम रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन में भी अप्लाइड। सबसे बड़ी चीज है, सपोज
मैं इसको दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Q वर्सेस T का ग्राफ बना रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको, एक हाइड्रोग्राफ ये है, एक हाइड्रोग्राफ ये है। अब इन दोनों हाइड्रोग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ के हम एक बड़ा हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं, रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ ये। इसी का मतलब हो गया लीनियर रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे मतलब समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम इनवेरियंस। टाइम इनवेरियंस क्या बोलता है, टाइम इनवेरियंस बोलता है, ठीक है, कि जब मेरा किसी सेम ड्यूरेशन का और डेप्थ ऑफ रेनफॉल का सेम अगर होगा दोनों, ठीक है, डेप्थ ऑफ रेनफॉल एंड ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल सेम होगा, तो उन दो हमारे जो भी ग्राफ बनेंगे दोनों का शेप सेम होगा, ठीक है ना। सेम हाइड्रोग्राफ फॉर सेम ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस सेम। इसका मतलब आप देखिए यहाँ पे, अगर मेरा 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, उसका ग्राफ अगर ऐसे बन रहा है, तो नेक्स्ट जो मेरा 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ हम बनाएंगे, दोनों का जो फिगर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाएंगे 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो उसका भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो टाइम इनवेरियंस का कहने का यही मतलब है कि सेम टाइम एंड सेम डेप्थ ऑफ वाटर के लिए हमारा जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा डेट विल बी सेम, ओके। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। मैंने देख लिया कि यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या था, अब उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए इसमें से हमें दो मेन जो केसेस पढ़ने हैं। केस 1, T इक्वल टू ND। अगर हमको D ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया गया है, अगर हमको T ड्यूरेशन का निकालना है, यानी अगर सपोज दैट ये अगर मेरा 3 आवर का, D मेरा 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, और अगर हमको निकालना है 6 आवर का, ठीक है, केस 1 में ये हो गया, यानी n इक्वल टू 1 2 3 4, यानी ये जो है क्या होगा, मल्टीपल होंगे आपस में, ठीक है। तो इस टाइप के जो ग्राफ को हम कैसे बनाते हैं, सपोज दैट अगर ये मेरा D आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, अब हमको बनाना है T आवर का, है ना। तो ये देखिए हम क्या किए, 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना दिए, फिर नेक्स्ट 2 आवर का यूनिट का हाइड्रोग्राफ बनाए, फिर नेक्स्ट 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाए। अब तीनों को हम रिजल्टेंट निकाल देंगे, तो ये मेरा हो गया T आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, है ना। ये मेरा मेथड ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं इसको, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। कि सुपरपोजिशन यानी यहाँ पे मेरा अगर 2 यूनिट हाइड्रोग्राफ है, अगर हमको 6 का बनाना है, 8 का बनाना है, तो इस प्रकार से फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। n का वैल्यू कोई यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होगा, तभी हम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। अगर इन मेथड्स में मेरा अगर यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, केस 2 एस कर्व, है ना। एस कर्व में क्या होगा, t इज नॉट इक्वल टू एन डी, वेयर n इज ग्रेटर देन, ये n बिलोंग्स फ्रॉम इंटीजर, है ना। कि अगर t का वैल्यू अगर एन डी नहीं होगा, तब हम इस टाइप के जो ग्राफ हमको बनते हैं, इसको हम बोल देते हैं एस कर्व, है ना। वो एस कर्व कैसे बनाते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इनफाइनाइट सीरीज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ हैविंग ए टाइम लेग ऑफ D आवर ड्यूरेशन। अगर क्या कर रहे हैं हम, D आवर ड्यूरेशन का हम इनफाइनाइट हमारा सीरीज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, उससे जो रिजल्टेंट हमको यहाँ पे हाइड्रोग्राफ मिलेगा उसको एस कर्व बोलते हैं। सपोज दैट ये मेरा कोई एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है D आवर का, ठीक है, यहाँ पे D ड्यूरेशन का। अब हमको क्या करना है, बनाना है T आवर का, यानी हमको बना देना है, सपोज दैट अभी मेरे पास 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, अब हमको बनाना है 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एस कर्व बनाएंगे, ठीक है। एस कर्व बनाने के देखिए हम क्या करें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ हम बना दे रहे हैं, जितना दूर तक सकेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाएंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रिजल्टेंट बनाएंगे, तो ये कुछ इस टाइप के आता है, यानी एस फॉर्म में आता है, तो इसी को हम बोल देते हैं एस कर्व। अब यहाँ पे देखिए एक टाइम पे आने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज हो रहा है एस कर्व का, ठीक है। तो कांस्टेंट डिस्चार्ज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, QS इक्वल टू A डिवाइडेड बाई D, ठीक है, और QS इक्वल टू 2.778 A बाई D मीटर क्यूब पर सेकेंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। इसको आपको याद रख लीजिए, इस फॉर्मूले को। जब आपको एस कर्व में इस प्रकार का निकालने के लिए दिया जाएगा, आपको ऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको टेबुलर फॉर्म में निकालना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीटिव एग्जामिनेशन में आपको जो सीट दिए जाते हैं, ठीक है, काफी छोटे सीट होते हैं, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर आप टेबल के थ्रू जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जितने फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, आप उन फॉर्मूलाज का डायरेक्ट अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला को आप अप्लाई करने के बाद सीधा कैलकुलेटर में आप डालोगे तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा।
टेबुलेशन मेथड आपके सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर सकते हैं, क्योंकि एस कर्व को आप टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और गलती करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं अपने वीडियोज में मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो फॉर्मूलेज हैं और उनका अप्लीकेशन कैसे होगा वो चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक है, अब चलिए हमारा नेक्स्ट टाइप का हाइड्रोग्राफ है, वो है मेरा कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ, है ना। देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ होता क्या है, यूज्ड फॉर रेनफॉल हैविंग नॉट यूनिफॉर्म। अगर हमने यूनिट हाइड्रोग्राफ पढ़ा तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में हमने ये पढ़ा कि पूरा इंटायर जो पीरियड हो रहा है, यानी इंटायर जो कैचमेंट एरिया हो रहा है, उस कैचमेंट एरिया में जो रेनफॉल एक्सेस हमारा 1 यूनिट था और यूनिफॉर्म मेरा उसमें बारिश हो रही थी। ठीक है, बट हमारा जरूरी नहीं है कि किसी भी एरिया में 100% यूनिफॉर्मली हमारा रेनफॉल होगा। ठीक है, तो हम यूनिट हाइड्रोग्राफ के एजम्पशन में उसको मान के चलते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सपोज 0 से 2 अगर हमारा इन 2 घंटों में अगर हमको R1 सेंटीमीटर का डेप्थ का मिला है हमको रेनफॉल डेप्थ, उसके बाद हमारा 2 से 4 फिर नेक्स्ट 2 आवर में हमको R2 डेप्थ का मिला है रेनफॉल, फिर हमारा नेक्स्ट 2 आवर में R3 डेप्थ का मिला है रेनफॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं है ना। पूरे इंटायर पीरियड में टाइम के साथ हमारा जो रेनफॉल डेप्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस केस में जो हम हाइड्रोग्राफ बनाएंगे उसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना। देखिए टोटल रेनफॉल एक्सेस डेप्थ मेरा यहाँ पे कितना हो गया, R1 R2 R3, है ना। समेशन ऑफ ऑल द यहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटीज इतना सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ कैसे बनाएंगे। सपोज R1 के लिए मैंने हाइड्रोग्राफ ये बना लिया, फिर R2 के लिए मैंने यहाँ पे बना लिया, फिर R3 के लिए मैं ये बना लिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो पीक है इन तीनों ग्राफ का, है ना, R1 R2 और R3 के लिए अलग अलग है। ठीक है, जबकि हम यूनिट हाइड्रोग्राफ में सेम होता था पीक का वैल्यू। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट हम मिला दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, मिला के हम रिजल्टेंट बना दिए इन तीनों स्मॉल हाइड्रोग्राफ का। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ, है ना, ऑफ रेनफॉल एक्सेस R1 R2 R3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था मेरा कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ। तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोग्राफ खत्म होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फ्लड राउटिंग और फ्लड। ठीक है, कि हमारा यहाँ पे फ्लड और फ्लड राउटिंग क्या होता है, क्योंकि किसी भी हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का जो डिजाइन करते हैं वो फ्लड राउटिंग और फ्लड से अवॉइड करने के लिए बनाते हैं। सपोज अगर हम कोई पुल बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, तो उस ब्रिज की हाइट को इतना रखा जाता है कि अगर उस कैचमेंट एरिया में मैक्सिमम भी बारिश हो जाए, है ना, तो वो जो बारिश होने के कारण वो जो मेरा ब्रिज है उस ब्रिज से ओवरफ्लो वाटर ना करे। ठीक है, उस डिजाइन के लिए हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी कैचमेंट एरिया में हम पिक डिस्चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ कुछ इंपेरिकल फॉर्मूलाज हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्लड होता क्या है। ठीक है, अ फ्लड इज अनयूजुअली ए हाई स्टेज इन वाटर नॉर्मली एट द लेवल एट विच रिवर ओवरफ्लो ऑन इट्स बैंक। अगर मेरा किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर रिवर में क्या हो रहा है कि ज्यादा बारिश हो जाता है, अनवांटेड वाटर आ जाता है, जिसके कारण जो बैंक्स होते हैं वो डूबने लगते हैं, जो साइड का पोर्शन होता है वो डूब जाता है, जिसको हम फ्लड बोलते हैं, है ना। अब देखिए हमारा एस्टिमेशन ऑफ फ्लड पीक, कि हम फ्लड पीक कैसे निकालेंगे। ये हमको कोई कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि व्हाट इज फ्लड, बट मैं यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ हर चीज को तो सिस्टमेटिक वे में मैं आपका एक छोटा छोटा डेफिनेशन भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको ये ना लगे कि फ्लड आपको नहीं पता है तो आप फ्लड पिक कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ज्यादा डेफिनेशंस में मत जाइए, यहाँ पे जो कुछ मेथड्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ फ्लड पिक, कि हम किसी भी फ्लड का पीक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये है मेरा रेशनल फॉर्मूला। रेशनल फॉर्मूला होता है QP इक्वल टू 1/36 KIA, है ना। अब K है मेरा रन ऑफ कांस्टेंट, I है मेरा इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, A है मेरा एरिया ऑफ कैचमेंट। जो हम यहाँ पे एरिया लेंगे कैचमेंट का वो लेंगे किलोमीटर स्क्वायर में, एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल लेंगे वो लेंगे सेंटीमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रेशनल फॉर्मूला। इससे हम क्या करते हैं, फ्लड का पीक वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपेरिकल फॉर्मूलाज भी हैं। ठीक है, जिसमें से देखिए पहला इंपेरिकल फॉर्मूला है वो है मेरा डिकेंस फॉर्मूला, है ना। डिकेंस फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला होता है QP इक्वल टू CD A टू द पावर 3/4।
एरिया को यहाँ पे हमको किलोमीटर स्क्वायर में लेना है, डी यहाँ मेरा डिकन कांस्टेंट है, ठीक है। जितने भी इंपेरिकल फॉर्मूलाज हैं मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, उनमें जहाँ पे दिया गया है कि एरिया को जैसे यहाँ किलोमीटर स्क्वायर में लेना है तो आपको एरिया को किलोमीटर स्क्वायर में ही पुट करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि जो भी इंपेरिकल फॉर्मूलाज में जिस यूनिट में बोला गया है, ठीक है, उसी यूनिट में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फॉर्मूला में। ओके, तो ये मेरा हो गया डिकेंस फार्मूला। तो जनरली जो हमारा डिकेंस फार्मूला जो पिक वैल्यू निकालते हैं वो हम जनरली नॉर्थ इंडिया के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेविस फार्मूला। रेविस फार्मूला से हम पिक डिस्चार्ज निकालेंगे, क्यूपी इक्वल टू सी आर ए का पावर 2/3, है ना। यहाँ पे एरिया है ए किलोमीटर स्क्वायर में एंड सी आर है मेरा रेविस कांस्टेंट, और ये जो फॉर्मूला है मेरा रेविस कांस्टेंट ये साउथ इंडिया और वेस्टर्न घाट में के रीजन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को यहाँ पे ये भी चीज आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि किस एरिया पे बात हो रही है, ठीक है। जिस एरिया पे बोला जाएगा उस जगह पे वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमको बोला जाएगा नॉर्थ इंडिया का तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा, ये साउथ इंडिया का बोला जाएगा तो हम ये फॉर्मूला डिकेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा जब क्वेश्चन बनाते समय। अब मेरा नेक्स्ट एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, वो है मेरा इंग्लिश फॉर्मूला, ठीक है। इंग्लिश फॉर्मूला होता है क्यूपी इक्वल टू 124a डिवाइडेड बाय √1 प्लस 104। इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 123 √a, है ना। ये मेरा हो गया इंग्लिश फॉर्मूला। इस इंग्लिश फॉर्मूला से भी हम क्या करेंगे, फ्लड पिक का वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्या किए, पिक वैल्यू निकालना सीख गए, हमारे जो मेथड्स थे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज, ठीक है। यहाँ से आपको ईएससी में हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली हमको रिटर्न पीरियड ऑफ फ्लड पढ़ना है कि अगर हम किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को अगर सपोज 50 साल के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि इन 50 सालों में जो मेरा जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है उस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से जो मेरा फ्लड उससे ज्यादा कितना बार अकर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज में वही चीज पढ़ेंगे, ठीक है। गेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग r टाइम्स इन n सक्सेसिव ईयर, कि अगर मेरा कोई प्रोबेबिलिटी है n सक्सेसिव ईयर में r टाइम्स वो अकर हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा PRN इक्वल टू NCR P का पावर R Q N माइनस R। यहाँ पे जो P की वैल्यू है वो है 1/T, जो हमको टाइम पीरियड रिटर्न पीरियड दिया रहेगा उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। Q का वैल्यू करेंगे 1 - 1/T, है ना। तो इन सारे वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमको ये वैल्यू निकल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है। अब इसमें से हमारे कुछ स्पेशल केसेस हैं, है ना। स्पेशल केसेस हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इन n सक्सेसिव ईयर, कि अगर मेरा n साल, अगर हमको 50 साल के लिए अगर हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं तो इन 50 साल में जो मेरा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, किसी भी फ्लड को आने का वो अगर है ही नहीं, अगर वो 0 है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे r के जगह पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। r की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गया NC0 P0 Q N-1। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा P इक्वल टू Q का पावर N, है ना। ये तो स्पेशल केस 1 था। अब इसमें से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग एट लीस्ट वंस इन एन ईयर सक्सेसिव, यानी हम यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ये बोल रहा है कि एक बार मेरा जो भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जितने पीरियड के लिए डिजाइन किया गया एक बार वो फेल करेगा वहां से, है ना। यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे। रिस्क, तो रिस्क की बात करेंगे तो निकालेंगे 1 - Q टू द पावर N। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो ईएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम फॉर्मूला से पूछे गए हैं, रिस्क पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, डायरेक्ट रिस्क के केस में 1 - Q टू द पावर N निकाल देना है। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिस्क इक्वल टू निकाल देंगे Q टू द पावर N। ओके, तो ये चीज आपको नहीं करना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे Q टू द पावर N क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है Q टू द पावर N, बट यहाँ पे हमको रिस्क निकालना, होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - Q टू द पावर N। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्लड राउटिंग की ओर, ठीक है। यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लड राउटिंग, ठीक है। तो फ्लड राउटिंग होता क्या है वो हम लोग समझते हैं। फ्लड राउटिंग इज ए टेक्निक टू डिटरमाइन द फ्लड हाइड्रोग्राफ एट एनी सेक्शन ऑफ द रिवर
बेस्ड ऑन द फ्लड फ्लो। तो देखिए कोई भी हमारा जो रिवर में क्या होता है कि जो फ्लड आता है तो उस फ्लड के बेसिस पे हम लोग जो भी फ्लड हाइड्रोग्राफ डिटरमाइन करेंगे उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लड राउटिंग। ठीक है, तो फ्लड राउटिंग के लिए हमारे पास बेसिक इक्वेशन है, तो वो क्या है, I माइनस क्यू इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, I हमारे पास क्या है, I इक्वल टू इनफ्लो एंड Q क्या है, Q इक्वल टू आउटफ्लो, और डी एस अपॉन डी टी क्या है, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जिस भी रिवर में या फिर जिस भी रिजर्वायर में हम लोग राउटिंग कर रहे हैं वहां पे कितना स्टोरेज में चेंजेस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग डी एस अपॉन डी टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास जो कि क्या है, एटीन्यूएशन एंड लेग। इसको मैं ट्रिपल स्टार देना चाहूंगा क्योंकि ये इसी टॉपिक से और इसी ग्राफ से बहुत बार गेट में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिएगा एटीन्यूएशन क्या होता है और लेग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करना है किसके लिए, इनफ्लो के लिए। मींस जब फ्लड आता है कोई भी स्ट्रीम में तो उसमें उस फ्लड आने के कारण जो इनफ्लो होगा, तो उस इनफ्लो के कारण जो हमारे पास हाइड्रोग्राफ बनेगा उसको मैं यहाँ से पिंक कलर से डिनोट किया हूँ, और इनफ्लो होने के बाद जो भी वाटर इनफ्लो होगा वो डिस्चार्ज भी होगा, मीन्स आउटफ्लो होगा। उस आउटफ्लो का जो भी ग्राफ बनेगा हमारे पास हाइड्रोग्राफ, उसको मैं यहाँ से ब्लू कलर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है, तो जो भी पिक डिस्चार्ज होगा इनफ्लो ग्राफ का और आउटफ्लो ग्राफ का पिक डिस्चार्ज, दोनों डिस्चार्ज के बिटवीन में जो भी टाइम गैप होगा उस टाइम गैप को हम क्या बोलेंगे, लेग। और जो भी इनफ्लो फ्लड हाइड्रोग्राफ और आउटफ्लो फ्लड हाइड्रोग्राफ का जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज का जो डिफरेंस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटीन्यूएशन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछता है इसमें, कभी क्या अलग अलग टाइप का ग्राफ दे देगा, उसमें से बोलेगा कि एटीन्यूएशन क्या है, लेग क्या है, या फिर कोई एक स्टेटमेंट दे देगा, 4 फिगर दे देंगे, इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या करना है कि स्टोरेज चेंजेस कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो स्टोरेज चेंजेस कैलकुलेशन करने का हमारे पास बहुत सारे मेथड है, बट जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, मस्किंघम मेथड, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मस्किंघम मेथड में जो स्टोरेज का फॉर्मूला है वो क्या है, S इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू आई प्लस 1 माइनस एक्स इंटू क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, मस्किंघम मेथड में स्टोरेज का फॉर्मूला। ठीक है, तब देखिए S इक्वल टू क्या था हमारे पास, स्टोरेज, I इक्वल टू क्या था, इनफ्लो, एंड Q इक्वल टू क्या था हमारे पास, आउटफ्लो, और K इक्वल टू क्या था, K को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज टाइम कांस्टेंट, एंड X जो था उसको हम लोग बोलते हैं वेटेज फैक्टर। इसका वैल्यू कितना होता है, 0 से 0.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आता है क्या, अगर उस फॉर्मूला में जो भी मस्किंघम मेथड का जो स्टोरेज का फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में x इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो जो स्टोरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S इक्वल टू के इंटू क्यू। के क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज बोल सकते हैं, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मीन्स जो स्टोरेज होगा लीनियर स्टोरेज हो जाएगा। और लीनियर स्टोरेज के कहने का मतलब क्या है कि जो इनफ्लो होगा उतना ही आउटफ्लो भी होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग जो डिस्चार्ज कैलकुलेशन करेंगे Q2 इक्वल टू सी नॉट इंटू आई टू प्लस C1 इंटू I1 प्लस C2 इंटू Q1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, C नॉट प्लस C1 प्लस C2 इक्वल टू 1 होता है, और C नॉट इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास, माइनस के इंटू एक्स प्लस 0.5 इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई के माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी। ठीक है, और C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी डिवाइड बाय के माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी। तो देखिए जब हमारे पास सी नॉट और C1 कैलकुलेशन हो जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सी नॉट प्लस C1 प्लस C2 इक्वल टू 1 होता है। तो सी नॉट और C1 का वैल्यू जब यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास C2 निकल जाएगा, और जब सी नॉट C1 C2 निकलेगा इसको हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो डिस्चार्ज हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला में I1 एंड I2 क्या है, I1 एंड I2 जो है वो क्या है, इनफ्लो एट टाइम T1 एंड T2। ठीक है, और Q1 एंड Q2 क्या है, आउटफ्लो एट टाइम T1
एंड T2, ठीक है। और C0, C1 एंड C2 इक्वल टू क्या है, राउटिंग कॉफिशिएंट, राइट। तो देखिए जो हमारा पहला चैप्टर था, पहला नहीं, ये जो हमारा चैप्टर था फ्लड राउटिंग यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो क्या है, रिवर गेजिंग, ठीक है। तो देखिए रिवर गेजिंग होता क्या है, ठीक है। रिवर गेजिंग का मतलब होता है कि मेजरमेंट लेना, ठीक है। ठीक है, तो रिवर में हम लोग क्या चीज का मेजरमेंट लेंगे, या तो डिस्चार्ज या फिर रिवर फ्लो का वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, जो भी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वाटर फ्लो हो रहा है उसको मेजरमेंट लेना है, या फिर कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसका मेजरमेंट लेना है। तो हमारे पास बेसिक इक्वेशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इक्वल टू ए भी यूज कर सकते हैं, या फिर मेनिंग्स इक्वेशन V इक्वल टू 1/n इंटू r टू द पावर 2/3 इंटू s टू द पावर हाफ। और थर्ड वन है हमारे पास Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर s, ठीक है। ये तीनों हमारे पास बेसिक इक्वेशन है डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए। हम लोग ये तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। और अगर करंट मीटर का हम लोग यूज करें, करंट मीटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या वेलोसिटी मेजरमेंट करते हैं कोई भी स्ट्रीम का, ठीक है। तो उसमें हम लोग का फॉर्मूला यूज होता है V इक्वल टू A इंटू NS प्लस B, ठीक है। V क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और NS क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एंड A एंड B क्या है, करंट मीटर कांस्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन जब पूछता है तो उसमें हम लोग को क्या A एंड B का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा और 2 NS का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। उसको हम लोग पुट करेंगे इस फॉर्मूला में और 2 इक्वेशन जनरेट करेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और A एंड B कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर उस A एंड B को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और जिस NS वैल्यू के लिए हम लोग को वेलोसिटी कैलकुलेशन करने के लिए पूछेगा वो हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने के केस में A एंड B का जो वैल्यू है आपको क्या है, जिस भी कंपनी का आप करंट मीटर खरीदेंगे उसका मैनुअल में आपको A एंड B जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास वेलोसिटी मेजरमेंट। अब हमारे पास है डिस्चार्ज बाय सॉल्ट कंसंट्रेशन मेथड और डाइल्यूशन मेथड और केमिकल मेथड, ठीक है। तो इसको समझिए, जैसे क्या है, ये हमारे पास कोई भी एक स्ट्रीम है, इसमें क्या है फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक स्मॉल डिस्चार्ज Q को इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा C1, और जो भी ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम में जो फ्लो हो रहा है उसका कंसंट्रेशन हम लोग को पता है C0। और जब ये जो स्मॉल डिस्चार्ज Q है इसका जो यहाँ पे मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद जो डिस्चार्ज कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा C2। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम लोग को क्या इस स्ट्रीम का डिस्चार्ज QR कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा QR इक्वल टू स्मॉल q इंटू C1 माइनस C2 डिवाइड बाय C2 माइनस C1। इस मेथड से हम लोग क्या डिस्चार्ज कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवर गेजिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं वो क्या है, वेल हाइड्रोलिक्स, ठीक है। तो हम लोग के पास नेक्स्ट चैप्टर वेल हाइड्रोलिक्स है। वेल हाइड्रोलिक्स में हम लोग पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ठीक है। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या है, कौन कौन सा होता है, इसमें से हमारा है फर्स्ट एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है, एक्वीफर में सफिशिएंट अमाउंट में वाटर होता है अवेलेबल और सफिशिएंट अमाउंट में ये इल्ड भी करता है, मींस एक्सट्रैक्ट भी करता है, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास एक्विटार्ड। एक्विटार्ड में भी क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट में क्या होता है वाटर अवेलेबल होता है, बट सफिशिएंट अमाउंट में क्या करता है ये इल्ड नहीं करता है, मींस एक्सट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट थर्ड वन है एक्विक्लूड। एक्विक्लूड में क्या, इसमें भी सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है, बट ये जरा सा भी क्या है वाटर को इल्ड नहीं करता है, मींस एक्सट्रैक्ट नहीं करता है, इससे बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। मींस पूरा जो वाटर होता है इस एक्विक्लूड में पूरा इंटरलॉक्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन है एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज में क्या होता है, जरा सा भी वाटर, मतलब एक जरा सा भी वाटर नहीं अवेलेबल नहीं होता है और ये वाटर अवेलेबल नहीं होने के कारण ये एक्सट्रैक्ट भी नहीं करता है, ठीक है।
अब देखिए इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डार्सीज लॉ, ठीक है। आप लोग इसको सॉइल में भी पढ़े होंगे। यहाँ पे देखिए डार्सीज लॉ क्या होता है, V इक्वल टू के इंटू आई। वी क्या है, वेलोसिटी है, कौन सा, एपरेंट और डिस्चार्ज वेलोसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर V के जगह पर हम लोग Q बाई ए पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, Q इक्वल टू के आई ए हो जाएगा, ठीक है। और I क्या है हमारे पास, I है हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, एपरेंट और डिस्चार्ज वेलोसिटी होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या सीपेज वेलोसिटी पूछता है, तो सीपेज वेलोसिटी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, Vs इक्वल टू हमारा जो एपरेंट वेलोसिटी है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, पोरोसिटी से, ठीक है। तो Vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय एन। एन क्या है हमारे पास, पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो अगर इन जनरल देखें तो जो एपरेंट वेलोसिटी है और डिस्चार्ज वेलोसिटी है वो क्या है, सीपेज वेलोसिटी से कम होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास अनकन्फाइंड एक्वीफर है, ठीक है। मतलब अनकन्फाइंड एक्वीफर में अगर हम लोग बोरहोल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसमें से हम लोग को कितना डिस्चार्ज मिलेगा उसको कैलकुलेशन हम लोग इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, Q इक्वल टू पाई इंटू के होल इंटू H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर डिवाइड बाय एल एन R2 बाय R1। देखिए पाई क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, डार्सीज लॉ में होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग R1 के कॉरस्पॉन्डिंग H1 और R2 के कॉरस्पॉन्डिंग H2, कैपिटल R के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल H और RW के कॉरस्पॉन्डिंग H2। इन चारों में से कोई 2 का कॉम्बिनेशन हम लोग इस फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझना क्या है कि H1 H2 R1 R2 कैपिटल R कैपिटल H RW HW क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास सपोज दैट एक वेल है, ठीक है, ठीक है। इस वेल में जो भी डेप्थ तक वाटर अवेलेबल है इस डेप्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, HW, ठीक है। और एक हम लोग क्या टेस्ट वेल, इसके कुछ रेडियल डिस्टेंस R पे कैलकुलेशन मीन्स प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से जो है इस टेस्ट वेल पे हम लोग क्या ये वाटर लेवल का डेप्थ कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉल h मीन्स एट ए रेडियल डिस्टेंस R व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर अवेलेबल, ठीक है। और कैपिटल H क्या है हमारे पास, डेप्थ ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर एंड R क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। मीन्स अगर ओरिजिनल लेवल हमारे पास यहाँ पे था, ठीक, तो ओरिजिनल लेवल कहाँ तक जाके ये जो ड्रॉ डाउन कर्व है, ठीक है, ये कहाँ जाके मीट कर जाएगा, उस रेडियल डिस्टेंस तक को हम लोग क्या बोलेंगे, R रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस R1 में हमारे पास क्या हो जाएगा H1, कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस R2 पे H2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस कैपिटल R पे हमारे पास हो जाएगा H और RW क्या है, रेडियस ऑफ दिस ओरिजिनल वेल RW एंड HW हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ वाटर एट द मेन वेल, ठीक है। इन चारों में से कोई 2 का कॉम्बिनेशन हम लोग इस फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं और डिस्चार्ज कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में H1 H2 HW नहीं दिया हुआ रहता है और वो क्या है ड्रॉ डाउन के टर्म में दिया रहता है, ठीक है। तो ड्रॉ डाउन के टर्म में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग H1 कैसे कैलकुलेशन करेंगे, H1 इक्वल टू कैपिटल H माइनस S1 मीन्स डेप्थ ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर माइनस ड्रॉ डाउन करेंगे तो हमारे पास H1 मिल जाएगा। सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग एट ए डिस्टेंस R2 पे H2 माइनस करेंगे तो हमारे पास H2 मिल जाएगा और HW भी सिमिलरली हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, कैपिटल H क्या होता है, डेप्थ ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट टॉपिक, कन्फाइंड एक्वीफर के केस में हमारे पास डिस्चार्ज कितना होगा। तो कन्फाइंड एक्वीफर के केस में जो डिस्चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू 2πT होल इंटू H2 माइनस H1 डिवाइड बाय ln R2 बाय R1, ठीक है। तो देखिए जैसा हमारा कंडीशन था अनकन्फाइंड एक्वीफर में, सेम
केस है हमारे पास अनकन्फाइंड एक्वीफर में, बट क्या है कि कन्फाइंड एक्वीफर में क्या होता है कि जो नीचे का लेयर होता है वो पूरा कन्फाइंड होता है, मीन्स इसमें जो है वाटर एक्सट्रैक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके केस में हम लोग क्या एक एक्स्ट्रा टर्म आता है यहाँ पे, क्या टी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, के इंटू एच। के क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, एच क्या है, डेप्थ ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल डिस्टेंस R1 पे हमारा ड्रॉ डाउन कितना होगा, S1। कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल डिस्टेंस R2 पे ड्रॉ डाउन कितना होगा, S2। एंड RW के कॉरस्पॉन्डिंग पे SW हो जाएगा और कैपिटल R के कॉरस्पॉन्डिंग S2। अब देखिए ये चारों में से कोई भी दो का कॉम्बिनेशन हम लोग इस फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग ये डिस्चार्ज कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पेसिफिक रिटेंशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए स्पेसिफिक रिटेंशन को हम लोग SR से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, SY प्लस SR इक्वल टू N, ठीक है। SY क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक यील्ड, और SR क्या है, स्पेसिफिक रिटेंशन। मीन्स अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास क्या है, सॉइल है, ठीक है। सॉइल में जो भी पोरस मीडियम है, ठीक है, ये पोरस मीडियम है, यहीं पे क्या होगा, वाटर स्टोर होगा। तो ये जितना स्टोर करेगा इस वाटर पे, यहाँ से कुछ अमाउंट क्या होगा, बाहर निकलेगा SY, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है यहाँ पे रुक जाएगा। तो दोनों को मिला के किसके बराबर होगा, जितना ये पोरस स्पेस है उसके बराबर होगा, मीन्स पोरोसिटी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया, स्पेसिफिक यील्ड, जितना भी वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ है प्लस जितना भी वो रिटेन कर लिया है, दोनों का सम किसके बराबर होगा, पोरोसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक यील्ड हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किससे, VW अपॉन A इंटू Z, ठीक है। तो VW क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड और एक्सट्रैक्टेड, मीन्स जिस भी एरिया में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उस एरिया में कितना वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ है या ड्रेन हुआ है। और Z2 क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, मीन्स इनिशियल वाटर का जो डेप्थ होगा माइनस फाइनल वाटर का डेप्थ होगा, मीन्स आफ्टर ड्रेनेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो इससे हम लोग स्पेसिफिक यील्ड कैलकुलेशन करेंगे। स्पेसिफिक यील्ड को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, और जो भी सॉइल है, सॉइल का पोरोसिटी पता होगा तो वहां से हम लोग क्या स्पेसिफिक रिटेंशन कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, जिसको हम लोग K0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए K इक्वल टू क्या होता है, K इक्वल टू C इंटू D10 इंटू E टू द पावर Q बाय 1 प्लस E इंटू गामा W बाय म्यू, ठीक है। D10 क्या है हमारे पास, सॉइल प्रॉपर्टीज है, E क्या है, वॉइड रेशियो है, गामा W क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, और म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो टर्म है ये क्या है, फ्लूइड प्रॉपर्टी है, और ये जो टर्म है ये क्या है, सॉइल प्रॉपर्टीज है। ये जो जितना भी सॉइल प्रॉपर्टीज है उसी को हम लोग क्या कॉफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी K0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके जगह पर अगर हम लोग K0 पुट करें तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K0 इंटू गामा W बाय म्यू, ठीक है। और इसका यूनिट किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और डार्सी, ठीक है। और एक डार्सी के बराबर कितना होता है, 9.87 इंटू 10 का पावर माइनस 13। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर कोई भी एक सॉइल है तो एक सॉइल में क्या होगा, सॉइल का प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, मीन्स C नहीं चेंज करेगा, D10 नहीं चेंज करेगा, E क्या है नहीं चेंज करेगा, तो मीन्स ये वाला टर्म जो है कांस्टेंट हो जाएगा, और आपके पास देगा कि डायनेमिक विस्कोसिटी डबल कर दिए हैं या फिर हाफ कर दिए हैं, तो हमारे पास जो ये K है कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, इसमें क्या चेंजेस आएगा, डबल होगा, हाफ होगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोलॉजी का क्विक रिवीजन खत्म होता है, ठीक है। हमने इस वीडियो में कोशिश किए हैं कि जितना से जितना हो सके सारे फॉर्मूलाज एंड सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसके बाद अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन अगर वीडियोज आपको चाहिए
तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हम आपके रिक्वेस्ट पे उस सब्जेक्ट का फिर से हम क्विक रिवीजन वीडियो अपलोड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।